दिल्ली के एक छोटे से घर में एक मासूम लड़की आंखों में आंसू लिए घर का पोछा लगा रही थी। कुछ देर बाद जब कमरे से निकलकर एक मोटी सी औरत आई जिसका नाम विमला था और उस मासूम लड़की को देखते ही वो गुस्से से भर गई। विमला गुस्से में तिलमिलाती हुई आई और उस मासूम लड़की के बाल पकड़ के उसे खड़ा किया। उस मासूम ने रोते हुए कहा, माँ, क्या कर रही हो? विमला ने कहा, माँ नहीं हूँ मैं तेरी माँ तो सदियों पहले ही मर चुकी है। वो मासूम लड़की और कोई नहीं बल्कि इस घर की बेटी अनोखी है। अनोखी 21 साल की जवान लड़की है जो बेहद ही खूबसूरत है। उसके काले घने बाल और उसकी पेनी एब्रो उसे और भी सुंदर बना देती है। बिना मेकअप के भी अनोखी की खूबसूरती में एक भी दाग नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस घर की बेटी होने के बावजूद भी अनोखी के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? क्यों वो उस औरत को माँ कह रही है जब उसकी माँ मर चुकी है? तो अनोखी ने दर्द में चिल्ला के कहा, प्लीज मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। विमला ने अनोखी के बाल और कस के खींचे और कहा, तुझ दर्द हो रहा है तो हमें क्या करो? मैं इतनी देर से नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ और तू महारानी ऐश फरमा रही है। अनोखी में दर्द में सिसिकारियां लेते हुए कहा, वो फर्श पे पानी गिर गया था तो मैं उसे साफ करने लग गई। विमला ने गुस्से में अनोखो को धक्का दे दिया और कहा, बहुत जुबान चल रही है तेरी, इतनी बड़ी हो गई है तू जो मुझे जवाब देगी? अभी तुझे सबक दिखाती हूँ। अनोखी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और विमला अपने कमरे में चली गई और अनोखी अपने सर को मसलने लग गई। अनोखी काफी दर्द में थी। अनोखी दर्द में आंसू बहा ही रही थी कि इतने में विमला अपने कमरे से बेल्ट लेकर आई। बेल्ट देखते ही अनोखी के होश उड़ गए और उसने डरते हुए कहा, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से नाश्ते में देरी नहीं करूंगी। अनोखी हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी, लेकिन विमला के दिल में तो जैसे दया नाम की चीज ही नहीं थी। विमला ने जोर से अनोखी पर पहला चाबुक चलाया और अनोखी जमीन पे गिर गई और दर्द में जोरों से चिल्लाने लगी। विमला एक के बाद एक बैट से चाबुक मारती रही और अनोखी की चीखें उस छोटे से घर में गूंजने लगी, पापा बचाओ मुझे। विमला ने बेल्ट मारते हुए कहा, जिसको बुलाना है बुला ले, लेकिन तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। काफी दिनों से तेरी सुताई नहीं हुई थी तो लगता है तेरे पर निकल गए थे, लेकिन उड़ते हुए पक्षियों के पर कैसे काटते हैं मुझे अच्छे से पता है। विमला बहुत ही बेरहम औरत थी। अनोखी की गोरी चमड़ी पे उसने लाल निशान बना दिए थे। अनोखी का वाइट सलवार सूट खून से लाल हो चुका था और कहीं जगह से तो फट भी चुका था। अनोखी की दर्द भरी चीखें सुनकर उसके पापा मनोज बाहर आए और कहने लगे, अरे यार, ये सुबह सुबह क्या तमाशा लगा रखा है? अनोखी ने रोते हुए अपने पापा को देखा और आंखों से ही उनसे रहमत की भीख मांगने लगी, क्योंकि वो बेचारी इतनी डरी हुई थी कि मुंह से तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मनोज ने अनोखी को देखा और उसके चेहरे पर अपनी बेटी के लिए जरा सा भी दर्द नहीं दिखाई दे रहा था। मनोज ने मुंह बनाकर विमला से कहा, विमला, ये तो रोज का ही चलता रहेगा। मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी से नाश्ता दो। मनोज बाप के नाम पर बहुत बड़ा कलंक था। अपनी बेटी का ऐसा हाल देखकर भी उसके सीने में कोई दर्द नहीं हुआ। अनोखी देखती ही रह गई और विमला ने साइड में बेल्ट फेंक के मनोज से कहा, मुझसे क्या नाश्ता मांग रहे हो? अपनी बेटी से पूछो कि महारानी कहाँ ऐश फरमा रही थी। विमला ने गुस्से में बेल्ट जमीन पे फेंक दी। मनोज ने एक आंख अनोखी को देखा भी नहीं और कहा, इस लड़की से तो उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? जब से जन्म लिया है इसने बस परेशानी में ही हूँ मैं, और आज इसकी वजह से नाश्ता भी नहीं मिला मुझे। अनोखी अपने बेदर्द बाप को देखती ही रह गई। मनोज ने अपने ऑफिस का बैग उठाया और चला गया। अनोखी वही दर्द में पड़ी रही, लेकिन शारीरिक दर्द से ज्यादा उसे मानसिक दर्द हो रहा था जो किसी भी मलहम से नहीं ठीक होगा। अनोखो वही दर्द में पड़ी कुलमुला रही थी। घर के बचे हुए 2 कमरे में से एक पतली सी सुंदर सी मॉडल जैसी लड़की बाहर आई जिसका नाम शनाया था, और एक 32 साल का आदमी भी आया जिसका नाम दीपक था। शनाया विमला और मनोज की बेटी थी जो 18 साल की थी, लेकिन दिमाग उसका घोड़े से भी तेज चलता था। बहुत ही अय्याशबाज और पैसों के पीछे लट्टू होने वाली लड़की थी। और वही दीपक विमला का पहला बेटा था किसी और आदमी के साथ। अनोखी की माँ उसे जन्म देते ही मर चुकी थी और उसके बाद एक ही साल में मनोज ने विमला से शादी कर ली। अनोखी ने बचपन से लेकर बड़े होने तक सिर्फ दुख ही साया है और उसके सिवा कुछ नहीं। बेचारी प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन प्यार उससे हमेशा कोसों मील दूर ही रहा। शनाया ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रखी थी जो उसके घुटने तक आ रही थी और ड्रेस ऑफ शोल्डर थी। शनाया की नज़र अनोखी पर पड़ी और उसने बड़े ही आराम से कहा, अब इसने क्या कर दिया?
विमला ने कहा, इसका तो रोज का ही, क्यों इसके बारे में बात करके वक्त बर्बाद करना। विमला शनाया के पास आई और उसको प्यार से पुचकार के कहा, तू बैठ, में तेरे लिए गरम गरम नाश्ता लेकर आती हूँ। शनाया इतराती हुई चली गई, लेकिन दीपक की नज़र अभी भी अनोखी पर ही टिकी हुई थी। दीपक ने हमदर्दी की एक्टिंग करता हुए कहा, अरे ये बेचारी तो बेहोश हो गई, मैं ही इसको कमरे तक छोड़ देता हूँ। दीपक आगे बढ़ा ही था कि विमला ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया और कहा, ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस लड़की की खूबसूरती तेरे दिल में उतर गई है, लेकिन अभी इस पर फालतू का वक्त बर्बाद मत कर और कुछ काम धंधे पर ध्यान दे। दिन रात घर में पड़ा रहता है और नशे में धूत रहता है। दीपक बहुत बड़ा चर्सी था, जिसकी गंदी नज़र अनोखी पर हमेशा रहती थी, लेकिन भगवान की दया से अनोखी हमेशा उसके इरादों से बच जाती है। विमला दीपक का हाथ पकड़कर उसे लेकर चली गई और अपने दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट टेबल पर बिठा दिया और उनके लिए नाश्ता बनाने के टचे में चली गई। और दूसरी तरफ अनोखी वही जमीन पर खूनम खून पड़ी थी और उसे कोई होश नहीं था कि क्या हो रहा है उसके साथ। कोई भी अनोखी को इस हालत में देखता तो उसे दया आ जाती, लेकिन इस घर के लोगों के दिल उनके घर की तरह ही छोटे थे। अनोखी बेजान पड़ी थी और वही उसी के सामने टेबल पर सब नाश्ता कर रहे थे, हंसते हुए खिलखिलाते हुए। आखिर क्यों हो रहा है अनोखी के साथ ऐसा? क्यों नहीं वो अपने लिए आवाज उठाती? क्या कभी अनोखी को इस नरक से छुटकारा दिलवाने वाला आएगा? 2 दिन बाद अनोखी एक छोटे से कमरे में थी, जहां पर वो लोहे के बेड पर लेटी हुई थी और कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और शीशे के सामने एक छोटा सा लैंप था। कमरा बहुत ही गंदी हालत में था और धूल मिट्टी से सना हुआ था, लेकिन अनोखी को इन सब की आदत सी हो गई थी। आज ठीक 2 दिन बाद अनोखी को होश आया और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वो दर्द में कुलमुला गई और आहें भरने लगी। जख्म अभी भी ताज़ा थे, लेकिन बर्दाश्त करने वाले थे। अनोखी बड़ी ही मुश्किलों से बेड से खड़ी हुई और धीरे धीरे कदमों से बढ़ने लगी और जैसे ही उसकी नज़र शीशे पर पड़ी वो घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो एक ढीली सी कट स्लीव गाउन में थी और उसके बदन के निशान छोटी सी लाइट में साफ चमका रहे थे। अनोखी अपने आप को संभल नहीं पाए और जमीन पे गिरकर फुट फुट कर रोने लगी। माँ, आप तो मुझे बचपन में ही छोड़ गई, लेकिन किसके भरोसे? एक सौतेली माँ के भरोसे जो मुझे एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती, या फिर पापा के भरोसे जो मुझे एक आंख भी नहीं देखते? आखिर क्या गलती है मेरी जो मुझे ये नासूर जैसे जिंदगी जीनी पड़ रही है? अनोखी अपनी किस्मत को कोस रही थी और काफी देर तक रोती रही। अनोखी अपने दर्द का बखान नहीं कर पा रही थी और उतने में ही उसके कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खोला। अनोखी चौंक गई और उसने पीछे मोड़ के देखा कि दीपक दरवाजे पे खड़ा है और उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा है गंदी नज़रों से। अनोखी बहुत ज़्यादा डर गई और उसने हाथ जोड़ के रोते हुए कहा, मुझे मत मारना, मैं अभी आकर खाना बना देती हूँ। अनोखी बिलबिला रही थी जब दीपक के चेहरे पे हंसी आ गई और उसने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अनोखी ने घबराते हुए कहा, ये दरवाज़ा क्यों बंद किया तुमने? दीपक दरवाजे की कुंडी लगाकर पीछे मुड़ा और उसने कहा, अब इतनी भी भोली मत बनो, जब लड़का लड़की अकेले कमरे में होते हैं तब पता है ना कि क्या होता है। अनोखी बहुत ज़्यादा घबरा गई और दीपक की नज़रें उसे आंखों से ही बेपर्दा कर रही थी। दीपक आगे बढ़ रहा था, चेहरे पे दरिंदों वाली मुस्कान लेकर, और अनोखी के साथ नीचे बैठ गया और उसके बालों को सहला के कहने लगा, तुम बचपन से ही मुझे बहुत पसंद हो और तुम्हारी खूबसूरती है कि मेरी आंखों से जाती ही नहीं है। दीपक के मुंह से शराब की गंध आ रही थी और अनोखी ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? अनोखी का दिल जोर से धक धक कर रहा था डर के मारे, और दीपक ने उसकी थोड़ी पे हाथ रखकर उसका मुंह अपनी तरफ करके कहा, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, और मेरा यकीन मानो कि जब हम दोनों के बदन आपस में टकराएंगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। ये सुनकर अनोखी थोड़ी देर के लिए सदमे में चली गई और दीपक अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए अनोखी की गर्दन को हल्के होठों से चूमने लगा। अनोखी ने गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया और जैसे तैसे दीपक को धक्का देकर जमीन से खड़े होकर बैग के पीछे चली गई और घबरा कर कहने लगी, देखो मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। इस बात पे दीपक को हंसी आ गई और हंसते हुए जमीन से खड़े होकर उसने कहा, डार्लिंग अनोखी, तुम्हें लगता है क्या कि तुम्हारी चीखों से किसी को भी कोई फर्क पता है, और तुम बेचारी तो इतनी बेबस हो कि खुद अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती। दीपक अनोखी की तरफ बढ़ने लगा और अनोखी धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी और रोते हुए कहने लगी, मत करो ये सब। दीपक ने हवस में अंधा होकर कहा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, आज रात तो तुम मेरी हो और अब से मेरी ही रहोगी।
नौकरानी से रखेल बना लूंगा तुम्हें अपनी। अनोखी को ये सब बातें सुनने में भी घिन आ रही थी। अनोखी ने हाथ दिखा के कहा, मैं नौकरानी ही ठीक हो, मुझे नहीं बनना किसी का कुछ भी। प्लीज चले जाओ यहाँ से। अनोखी के बार बार कहने पर भी दीपक नहीं रुका और बढ़ता गया। जैसे ही दीपक करीब आया अनोखी लड़खड़ाती हुई भागने लगी, लेकिन वो बेचारी ज्यादा भाग नहीं पाए और दीपक ने उसका हाथ पकड़कर बेड पे गिरा दिया। अनोखी की दर्द भरी चीख निकल गई और दीपक ने उस पर हंसते हुए कहा, एक तो तुम एक पैर से अपाहिज हो और ऊपर से भागने की हिम्मत भी कर रही हो। कितनी नादान हो तुम। बचपन से ही अनोखी का एक पैर थोड़ा सा धीरे उठता था। देखा जाए तो वो अपाहिज नहीं थी, लेकिन उसका राइट पैर थोड़ा सा कमजोर था और उस कमजोरी का आज बहुत बड़ा हर्जाना देने जा रही थी वो। दीपक अनोखी के ऊपर लेट गया और उसके गालों को सहलाने लग गया मदहोशी से। अनोखी ने आंखें बंद कर ली और गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज जाने दो मुझे, मत करो मुझे बर्बाद। चाहे तो जान ले लो मेरी, लेकिन इज्जत बख्श दो। क्या अनोखी को कोई बचा पाएगा इस नरक की दुनिया से? तारांकन, सिसोदिया विला। बड़े से मेंशन के आलीशान कमरे में एक मिडिल एज रेप्यूटेटेड आदमी बैठा हुआ था। वो अपनी चेयर पे बैठकर सिगार फूंक रहा था और अपनी पुरानी गलतियों को याद कर रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अशोक सिसोदिया था। वो इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन था और पूरी दुनिया उसके पैसों के इशारों पे नाचती थी। अशोक सिगार के धुएं उड़ा रहा था जब उसके कमरे में उसका खास आदमी वल्लार आया। वल्लार एक हट्टा कट्टा आदमी था, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन दिल में अभी भी अपने मालिक के लिए जान देने का दम रखता है। वल्लार ने सर झुका के कहा, साहब, जिसकी हमें तलाश थी वो मिल चुकी है और नाम भी बहुत ही सुंदर है, अनोखी। अशोक के आंखों में चमक आ गई और उसने अपनी सिगार मुंह से निकाल कर बुझाते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो न, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? वल्लार ने कहा, आपके दिए हुए काम में कभी मुझसे गलती हो सकती है क्या मालिक? जिसे हम सालों से ढूंढ रहे थे वो मिल गई है। अशोक बहुत खुश हो गया और उसने चेयर से उठ के कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। उसे डोली में बिठाकर अपने घर लेकर आऊंगा मैं। जिस मान और सम्मान की हकदार है वो दिलवाऊंगा उसे। अशोक ने सपने बुनना शुरू कर दिए थे। वल्लार ने कहा, बुरा मत मानिए साहब, लेकिन क्या छोटे मालिक ऋषभ मानेंगे? अशोक ने मुस्कुरा के कहा, होगा ऋषभ अंडरवर्ल्ड माफिया की दुनिया का बादशाह, लेकिन मेरे पास एक ऐसी खास चीज है जिसे पाने के लिए वो मेरे इशारों पर चलेगा। बाप हूं मैं उसका और अपने बेटे की दुखती रग पर कब हाथ रखना है अच्छे से पता है मुझे। क्या खेल खेलने वाला है अशोक अपने बेटे ऋषभ के साथ? क्या राज छुपा हुआ है अनोखी की जिंदगी में? ... दीपक अनोखी के साथ अपनी मनमानी कर रहा था और उसके कंधे पे जो बद्दी थी वो भी हटाने ही वाला था कि दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। अनोखी ने चिल्ला के कहा, प्लीज मुझे बचाओ। अनोखी बार बार चिल्ला रही थी और दीपक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, जितना चिल्लाऊंगी उतना ही दर्द होगा। अभी भी कह रहा हूँ चुप हो जा, नहीं तो तेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। अनोखी की आंसुओं से भरी आंखें उसका दर्द बता रही थी। उस बेचारी का तो मुंह भी बंद कर दिया था ताकि वो चिल्ला न पाए। दीपक अनोखी की गर्दन पर काट रहा था और बेहरमी से उसकी कमर दबा रहा था। अनोखी की आवाज अंदर ही दब गई और सब कुछ खत्म होने ही वाला था कि इतने में दरवाजा जोर से खोला और सामने विमला, मनोज और शनाया खड़े थे। दीपक बहुत ज्यादा डर गया और अनोखी से दूर खड़े होकर शराब के नशे में धूत होकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अनोखी ने मुझे रिझाया, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अनोखी जल्दी से बेड से खड़ी हो गई और अपनी गाउन ठीक करते हुए रोने लग गई। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अनोखी बेकसूर थी, लेकिन अभी भी वो सदमे में थी कि उसके साथ क्या हो सकता था। अनोखी कोने में खड़े होकर आंसू बहा रही थी जब गुस्से से विमला आगे बढ़ी और कहने लगी, तुम लोगों को कोई शर्म है या नहीं? दीपक ने हकलाते हुए कहा, माँ, वो मैं। विमला ने आंखें दिखाते हुए कहा, चुप रह, कहा था न कि इस बेशरम लड़की के पीछे मत पड़, आखिर रिझा ही लिया न इसने तुझे। ये सुनकर अनोखी दंग रह गई और विमला को देखना लगी। विमला ने अनोखी की तरफ देख के कहा, मुझे ऐसे मत देख, आंखें निकल लूंगी तेरी बेशरम लड़की। दीपक को चैन की सांस आई कि उसे कोई भी कुछ नहीं कहने वाला। विमला अनोखी की तरफ गुस्से से बढ़ी और उसका हाथ झिंझोड़ के कहा, तुझे जरा सी भी शर्म आती है या नहीं? मेरे बेटे को अपना ये कमसीन शरीर दिखाकर उसे रिझाना चाहती है। बदतमीज लड़की, रिश्तों की मर्यादा है या नहीं है तुझे कोई? माना कि दीपक तेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन फिर भी रहता तो वो इसी घर में है ना।
अनोखी को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रही है। विमला ने फिर से अनोखी का हाथ झिंझोरा और उससे कहा, अपनी खूबसूरती का इतना घमंड है क्या तुझे जो इसकी नुमाइश करे जा रही है। अनोखी ने सहम कर रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। दीपक मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं रुका। दीपक ने पीछे से कहा, झूठ क्यों बोल रही हो? सच क्यों नहीं बताती सबको कि मैं तुम्हारे कमरे से गुजर रहा था और तुम अपनी गाउन ऊपर उठाकर बार बार मुझे रिझाने की कोशिश कर रही थी और अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। अनोखी ने हैरानी से कहा, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा। अनोखी इससे पहले आगे बोलती विमला ने उसे जोर से कस के चाटा लगा दिया और कहा, अपने बेटे के खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। मुझे अच्छे से पता है कि तूने ही कुछ किया होगा। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, जैसे माँ बेहया वैसे ही बेटी। बचपन से ही अनोखी अपनी और अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त करती आ रही है, लेकिन आज तो सारी हदें ही पार हो गई। कोई भी लड़की इतना गंदा शब्द अपनी माँ के लिए नहीं सुन सकती। अनोखी ने सिसकारियां लेते हुए कहा, क्यों मेरी माँ को गालियां दे रही हो? वो तो बेचारी इस दुनिया में है भी नहीं, जितना कोसना है मुझे कोसो। विमला को और गुस्सा आ गया और वो दंत बिछने लग गई। शनाया ने भी आग में घी डालते हुए कहा, माँ ये लड़की अपने साथ इतनी बदतमीजी कर रही है लेकिन फिर भी आप इसकी बात सुने जा रहे हो। शनाया को अनोखी बचपन से ही नापसंद थी क्योंकि अनोखी उससे कई ज्यादा खूबसूरत थी। शनाया की बातों में बहककर विमला ने अनोखी के बाल पकड़ लिए और कहा, बहुत अपनी मरी हुई माँ की सगी बनती है न, तुझे तो मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। विमला अनोखी के बाल पकड़कर उसे ले जाने लगी। अनोखी ने दर्द में कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। विमला को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अनोखी के बल पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई और सब उसके पीछे पीछे चलने लग गए जैसे कोई जुलूस निकल रहा हो। मनोज ने पीछे से कहा, विमला रुक जाओ। पहली बार मनोज अनोखी के लिए आवाज उठा रहा था। अनोखी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का शुक्र मनाए या फिर अपनी हालत पर हंसे। विमला ने बिना पीछे मोड़ कहा, आज कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। बहुत इस लड़की को बर्दाश्त कर लिया मैंने। सालों से मेरे सीने पर नासूर की तरह पड़ी हुई है ये, अब वक्त आ गया है इसका हिसाब करने का। मनोज कुछ कहने ही वाला था कि इतने में उसका फोन आ गया और वो साइड में चला गया। विमल की बदतमीजों को देखकर दीपक और शनाया बहुत खुश हो रहे थे और चटकारे ले रहे थे। विमला ने अनोखी के बाल पकड़कर घसीट के कहा, बहुत घमंड है न अपने इस शरीर पर, चल तुझे कोठे पे ले चलती हूँ, वहाँ जी भर के अपनी नुमाइश करियो, कम से कम मेरे बेटे का पीछा तो छूटेगा तुझसे। अनोखी का चेहरा रो रो कर लाल हो गया था और वो बस यही कह रही थी कि मत भेजो मुझे ऐसी जगह, जो करना है कर लो मेरे साथ। अनोखी बहुत रो रही थी लेकिन उसका दर्द समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। विमला ने मैं गेट खोला ही था अनोखी को घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन विमला के सारे इरादों पर पानी फिर गया जब मनोज ने चिल्लाकर कहा, कहीं नहीं जाएंगी अनोखी। मनोज की इतनी तेज आवाज थी कि विमला रुक गई और उसने पीछे मुड़ के कहा, क्या बात है, आज अपनी बेटी पर बड़ा ही प्यार आ रहा है। सालों पहले ये प्यार कहाँ था। अनोखी सुबक सुबक कर रो रही थी। मनोज गुस्से से आगे बढ़ा और अनोखी का हाथ पकड़कर उसने अपनी तरफ खींच लिया। अनोखी ने चैन की सांस ली कि देर से ही सही, लेकिन कम से कम उसके पापा आज उसको बचाने के लिए आगे तो आए। अनोखी अपने पापा का हाथ पकड़कर माथे से लगा कर रो रही थी और विमला ने गुस्से में कहा, ये क्या हरकत है मनोज। मनोज ने कहा, अनोखी कहीं नहीं जाएंगी, घर पे डॉक्टर बुलाओ और इसका इलाज करो। इसके सारे जख्मों पर मलहम लगा होना चाहिए क्योंकि कल इसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। दीपक और शनाया एक दूसरे को देख रहे थे। वो दोनों भी हैरान थे कि आखिर चल क्या रहा है। विमला ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बकवास करे जा रहे हो तुम। ये लड़की और शादी कभी हो ही नहीं सकता। विमला ने फिर से अनोखी की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन मनोज अनोखी के आगे आ गया और विमला का हाथ झटक के उसने कहा, बकवास नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। अशोक सिसोदिया आने वाले हैं कल। अशोक का नाम सुनते ही विमला का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया और उसे धीरे से कहा, अशोक सिसोदिया, लेकिन यहाँ क्यों? वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं न, उनकी एक झलक देखने के लिए भी लोग तरसते हैं और वो हमारे घर आ रहे हैं। विमला शौक थी कि इतने बड़ा इंसान उसके घर कैसे आ सकता है। मनोज ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, अशोक साहब अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रहे हैं और हमें मालामाल कर देंगे। वो इस सोने ही मुर्गी को अगर कुछ हो गया तो हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे।
ये सुनते ही अनोखी ने जो मनोज का हाथ पकड़ रखा था वो छूट गया। अनोखी का बाप नाम से भरोसा ही उठ गया था। अनोखी बस एक पुतली बनके खड़ी थी जब शनाया एकदम से चीढ़कर बोलने लगी, पापा आपके कहने का मतलब है कि अशोक सिसोदिया का बेटा ऋषभ सिसोदिया इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी करना चाहता है? मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही सच है। शनाया ने चीढ़ के कहा, पापा, ऋषभ से तो मैं ही शादी करूंगी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि मुझे वो कितना पसंद है। दिन रात बस उसी के इंटरव्यू सुनती रहती हो। बहुत हैंडसम हो वो, लड़कियां उसको पाने के लिए आत्महत्या कर लेती है। ऋषभ से मुझे शादी करनी है। विमला तो अभी भी सदमे में थी और मनोज ने चिल्ला कर कहा, चुप, अशोक साहब सिर्फ अनोखी के लिए आ रहे हैं। उनके आदमी ने खास कहा है कि वो जल्द से जल्द अनोखी को देखना चाहते हैं और उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं, और तू बीच में अपनी टांग मत अड़ा, नहीं तो मेरा सपने चूर हो जाएगा। शनाया गुस्से में पैर जमीन पर मारने लग गई और अनोखी की किस्मत से जलने लग गई, लेकिन शनाया इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाली थी। उसको जो चाहिए होता है, वो कैसी भी लेकर ही रहती है वो। मनोज ने अनोखी की तरफ देखा और हैरानी से कहा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो तुझे जानते कैसे है। तुझे तो आज तक हमारे घर के पड़ोसी नहीं जानते, तो दुनिया का इतना बड़ा आदमी कैसे जानता है तुझे? सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि अनोखी तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। शादी? ऋषभ सिसोदिया कौन है? उसे खबर ही नहीं थी, क्योंकि इस 4 दीवारी की दुनिया से तो उसका कोई लेना देना है ही नहीं था। कहाँ लेकर जाएंगी अनोखी की किस्मत उसे, और क्या होगा जब ऋषभ अंडरवर्ल्ड का माफिया और अनोखी आमने सामने आएंगे? क्या बेचारी अनोखी को उसका मसीहा मिल जाएगा, या फिर उसकी जिंदगी और नरक हो जाएंगी? सिसोदिया मेंशन। बहुत ही हैंडसम हट्टा कट्टा आदमी ब्लैक कोट पहने हुए मेंशन में गुस्से से घुसा, और वो और कोई नहीं बल्कि माफिया किंग ऋषभ सिसोदिया था। ऋषभ ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, सब बाहर आओ। ऋषभ 6 फीट का था, चेहरे पे लंबी दाढ़ी थी और सीना बहुत ही चौड़ा था। आंखों में गुस्सा और हाथ भींच के खड़ा था। ऋषभ की एक दहाड़ पर भी सब अपने कमरे से बाहर आ गए थे। ऋषभ की माँ पार्वती, उसका बड़ा भाई अमन और भाभी कामिनी और छोटा भाई समीर बाहर आया। सब ऋषभ की आवाज़ सुनकर डर गए थे और फटाफट सीढ़ियों से नीचे आए। ऋषभ की माँ पार्वती ने चिंता दिखाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहा है? ऋषभ ने गुस्से में कहा, चिल्लाओ नहीं तो क्या करो माँ, मेरा रिश्ता मेरी मर्जी के बिना हो रहा है और आप कह रहे हो कि मैं शांत रहो। ये बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लग गए। ऋषभ के बड़े भाई अमन ने कहा, ये तू क्या कह रहा है? कौन से रिश्ते की बात कर रहा है तू? अमन की बीवी कामिनी ने कहा, हीरे की कसम, हमें तो इस घर में पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। देवर जी का रिश्ता तय हो गया और हमें कानों कान खबर भी नहीं हुई। कामिनी थोड़ी अलग किस्म की थी, उसके पापा हीरे के व्यापारी थे, इसलिए हर वक्त बस हीरे की कसम खाती रहती है, और उसकी बात सुनकर ऋषभ और भी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। ऋषभ के छोटे भाई समीर ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, मेंशन में जश्न होगा शादी का, मजा ही आ जाएगा। सबकी बातें सुनकर ऋषभ जैसे गुस्से में भौंकला गया और उसने अपने सर पर हाथ रख के कहा, चुप, अब मुझे किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं सुनना है। ऋषभ का घर में इतना दबदबा था कि सब चुप हो गए, और आखिर दबदबा हो भी क्यों न, पूरे सिसोदिया कंपनी को उसने जो संभल रखा था। ऋषभ अंडरवर्ल्ड माफिया से है, सबको घर में ये बात पता है, लेकिन उसका जिक्र कोई नहीं करता। पार्वती ने ऋषभ के कंधे पे प्यार से हाथ रखा और कहा, पूरी बात बता, हुआ क्या है? कौन है जो तेरा रिश्ता तय कर आया? ऋषभ बोलने ही वाला था कि इतने में तेज कदमों की आवाज आई और सब सीढ़ियों की तरफ देखने लग गए। अशोक सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और उसे देखकर तो ऋषभ का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने अपने पापा पर चिल्लाकर कहा, मेरा बचपन खराब करके आपको चैन नहीं मिला कि अब मेरा रिश्ता कहीं तय कर दिया है अपने? पार्वती ने ऋषभ से स्ट्रिक्ट होकर कहा, ये क्या तरीका का अपने पापा से बात करने का? ऋषभ ने चीढ़ कर कहा, ये आदमी मेरा कोई बाप नहीं है, इसको देखता हूं ना तो खून खोल उठता है मेरा। आखिर क्यों इतनी नफरत करता है ऋषभ अपने ही पापा से? अशोक नीचे आया और उसने ऋषभ के सामने खड़े होकर कहा, जो कहना है कह ले, जितना भला बुरा कहना है कह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पता, लेकिन शादी तो तेरी वही होगी जहां मैंने तय करी है। ऋषभ ने चिढ़ाने वाली हंसी से कहा, नहीं माननी मुझे आपकी बात, क्या बिगाड़ लोगे आप? नहीं करोगे मैं शादी, और आपकी पसंद से तो बिल्कुल भी नहीं। अशोक और ऋषभ के बीच गर्मा गर्मी बढ़ गई थी और पार्वती दोनों को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ।
एक आग था तो दूसरा पत्थर। अशोक ने कोट की जेब से पेपर निकाले और ऋषभ के हाथ में थमा दिया। ऋषभ ने अरोगन से कहा, ये क्या है? अशोक ने जवाब में कहा, जो तुझे हमेशा से चाहिए था वही है ये। ऋषभ ने पेपर्स को खोल के देखा और वो देखता ही रह गया। ऋषभ को इतना शौक देखकर सारे घरवाले सोच में पड़ गए कि आखिर उन पेपर्स में है क्या। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो करेंगे न शादी। ऋषभ की आंखें गुस्से से भर गई और अशोक की साजिशों के आगे वो मजबूर हो गया और शादी करने के लिए तैयार हो गया। आखिरी क्या है उन पेपर्स में जिसने माफिया किंग को हिला के रख दिया और उसे एक अनचाहे शादी में बॉन्ड। अगले दिन रात का वक्त। अनोखी अपने कमरे में बैठी थी पिंक अनारकली का सूट पहनने। बहुत ही सुंदर लग रही थी वो, एकदम गुड़िया जैसे। लेकिन उसके चेहरे पे जरा सी भी खुशी नहीं थी। जिंदगी में ये पहली बार था जो अनोखी इस तरीके से सजी हुई थी, नहीं तो हमेशा वो नौकरों वाले कपड़ों में ही रहती थी। अनोखी एकदम चुप थी, उसे कुछ महसूस होना ही बंद हो गया था। उसकी जिंदगी में एक ही पल में सब बदल गया। एक ही दिन में उसकी इज्जत किसी ने छीनने की कोशिश करी और इतने बड़े आदमी का उसके पास रिश्ता भी आ गया। अनोखी कमरे में बैठी हुई थी जब विमला कमरे के अंदर आई। विमला भी एकदम तैयार थी अपनी कांजीवरम साड़ी में और उसने जुड़ा बॉन्ड रखा था। विमला ने अनोखी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और कहा, तेरे होने वाले ससुर आए हैं नीचे, चल और ध्यान रहे कि कुछ ही गड़बड़ मत कर दियो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विमला घूरकर अनोखी को देख रही थी जब अनोखी ने धीरे से कहा, मैं इतनी बदकिस्मत हूँ तो फिर वो क्यों कराना चाहते हैं अपने बेटे की शादी मुझसे? विमला ने इरिटेट होकर कहा, बदनसीब तो तू है, वो तरसे क्यों शादी करना चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। अनोखी का मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बहुत गलत होने वाला है। विमला ने अनोखी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर लेकर गई। अनोखी की नजरें झुकी हुई थी और दूर से ही अशोक ने उसे देख लिया था और अनोखी को देखते ही उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। जिस पल का उसे सालों से इंतजार था आखिर वो आ ही गया था। अनोखी को देखकर अशोक अपनी जगह से खड़ा हो गया और मुस्कुराकर उसने कहा, आओ बेटी मेरे साथ बैठ। अनोखी की नजरें अभी भी झुकी हुई थी, उसने एक पल के लिए भी नहीं देखा कि उसके सामने कौन खड़ा हुआ है और कौन नहीं। विमला ने अनोखी को अशोक के बगल वाली जगह पे बिठा दिया और कहा, भाई साहब अपने तो कुछ खाया ही नहीं, समोसे और चाय भी ठंडी हो गई है। अशोक ने मुस्कुराकर अनोखी को देखते हुए कहा, मैं बस अपनी होने वाली बहू को लेने आया था, अब वो मुझे मिल गई है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मनोज और विमला कंफ्यूज थे क्योंकि अशोक तो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो अनोखी को बहुत पहले से ही जानता हो। विमला ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, भाई साहब बुरा मत मानना, लेकिन आपके राजकुमार जैसे बेटे के लिए तो कोई राजकुमारी होनी चाहिए, लेकिन हमारी बच्ची तो कुछ भी नहीं है। अशोक ने हंसते हुए कहा, यही तो आपको नहीं पता, मुझे राजकुमारी नहीं महारानी चाहिए और अनोखी वो सोना है जो मेरे घर को रोशन करेगी। विमला चीड़ रही थी अनोखी की इतनी तारीफ सुनकर। अपनी इतनी तारीफ सुनकर अनोखी से रहा नहीं गया और उसने कहा, अंकल मैं बहुत ही बदनसीब हूँ। आप क्यों अपने बेटे की जिंदगी खराब करना चाहते हैं? मैं वो साया हूँ जिसकी जिंदगी में आ जाती हूँ उसे तबाह कर देती हूँ। अनोखी की आंखों में आंसू भर गए और विमला उसे गुस्से से देख रही थी चुप कराने के लिए। अशोक ने अनोखी की आंखों का दर्द भांप लिया था और उसने कहा, खबरदार अगर अपने बारे में ऐसे कहा तो, सिसोदिया खानदान की बहू हो तुम होने वाली और मेरी बहू के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। अनोखी के दिल में बहुत खुशी क्योंकि कभी किसी ने उसका इस तरीके से साथ नहीं दिया था। न चाहते हुए भी एक ही पल में अनोखी ने इस शादी से उम्मीदें पाल ली। अशोक प्यार से अनोखी को देख रहा था जब मनोज ने कहा, हमारी बेटी आपके घर की बहू तो बन जाएंगी, लेकिन हमारा क्या होगा? हम अपनी बेटी दे रहे हैं, बदले में हमें कुछ तो मिलना चाहिए। मनोज का लालच साफ दिख रहा था। अशोक ने जरा सी भी देरी नहीं करी और अपनी चेकबुक निकालकर मनोज के मुंह पर दे मारी और कहा, मैंने हर एक चेक पर सिग्न कर दिया है, जितने पैसे चाहिए ले लेना, लेकिन आज से भूल जाना कि अनोखी कुछ है भी तुम्हारो जिंदगी में। मनोज और विमला तो पैसों को देखकर ही पिघल गए, लेकिन अनोखी ये देखकर दुखी थी कि उसकी शादी की आड़ में सौदा हो रहा है। जो शादी उसकी जिंदगी में उम्मीद बनकर आई थी वो बस एक सौदा है। अनोखी की आंखों में आंसू भर गए और अशोक अनोखी का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और कहा, चलो मेरे साथ, मंदिर में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब मैं जरा सी भी देर नहीं कर सकता शादी में। अनोखी ने हैरानी से कहा, आज शादी है मेरी?
अशोक ने हाँ में सर हिलाया और अनोखी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला जब अशोक उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। अनोखी बार बार पीछे मुड़कर अपने लालची माँ बाप को देख रही थी, लेकिन मनोज और विमला तो पैसों में इतने चूर थे कि उन्होंने एक बार भी उसे नहीं देखा। अनोखी बहुत ज्यादा निराश हो गई। अशोक अनोखी को दरवाजे तक लेकर ही गया था कि इतने में एक आवाज आई, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मिस्टर अशोक सिसोदिया, इस लड़की को अपने घर की बहू बनाकर। अशोक पीछे मुड़ा और सामने ब्लैक स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहने शनाया खड़ी थी। अशोक ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कहने की। शनाया आगे आई और उसने इतराते हुए कहा, ये लड़की किसी काम की नहीं है, बहुत ही मनहूस है ये, जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, उसका क्या भरोसा कि अपने पति को भी खा जाए। तो ये सुनकर अनोखी अपने आंसू रोक नहीं पाए। उसने आज तक कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा, लेकिन हर कोई उसके बारे में बस बुरा ही बोलता है। अशोक गुस्से में अपने हाथ भींच रहा था और शनाया ने अनोखी का मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारी घर की नौकरानी को क्यों अपने घर की लक्ष्मी बना रहे हो? पूरे जहान में नाक नीचे हो जाएंगी आपकी, और ये लड़की तो प्यो भी नहीं है, इसके साथ कल ही मेरे सौतेले भाई ने रात बिताई है। ये सुनकर अनोखी बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी, मैं एकदम साफ हूँ, किसी ने नहीं ली है मेरी इज्जत। शनाया इससे पहले और कुछ कह पाती अशोक ने चिल्ला कर कहा, बस अब एक भी शब्द अपनी बहू के लिए नहीं सुनूंगा मैं, और मेरे सामने से चली जाओ, इससे पहले तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूं मैं। विमला फटाफट भागकर अपनी बेटी के पास आई और अशोक ने हाथ जोड़कर कहने लगी, भाई साहब माफ करना, मेरी बेटी थोड़ी नादान है। अनोखी अब आपकी हुई, आपको जो करना है आप कर सकते हैं उसके साथ। विमला गुस्से से शनाया को देख रही थी और शनाया चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर गुस्से की आग अभी भी जल रही थी, जो आने वाले वक्त में अनोखी और उसकी जिंदगी में आग लगा देगी। अशोक ने तेज आवाज में कहा, तुम लोगों में से अनोखी के आसपास भी कोई नहीं आना चाहिए। अनोखी और तुम लोगों का रिश्ता बस इतना सा ही था, आज से अनोखी अनाथ है। ये सुनकर अनोखी की आंखें फटी की फटी रह गई और अशोक उसका हाथ पकड़कर ले गया। अनोखी की आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे और अपने आप को कोस रही थी कि उससे ऐसा भी क्या पाप हो गया जो उसके अपनों ने ही उसके साथ सौदा कर दिया। घर के बाहर अशोक की काले रंग की रेंज रोवर खड़ी थी। अशोक गाड़ी में बैठ गया, लेकिन अनोखी वही खड़ी रही और अपने घर को देखती रही जहां उसने बचपन बिताया। आज वहीं से उसके सारे रिश्ते टूट गए हैं। अशोक ने हॉर्न बजा के कहा, जल्दी बैठो, मुहूर्त निकला जा रहा है। अनोखी चौंक गई और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। ने गाड़ी चालने से पहले अनोखी के सर पर हाथ फेर के कहा, शादी के बाद तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, लेकिन मंदिर पहुंचते ही मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत करना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी ढाल बन के खड़ा रहा तो तुम्हारी किस्मत मेरा बेटा लहू से लिख देगा। ये सुनते ही अनोखी डर गई और उसने धीरे से कहा, आपका मतलब क्या है? अशोक ने दुखी होते हुए कहा, कुछ बातें वक्त के साथ ही पता चले तो अच्छा रहता है, नहीं तो जिंदगी झरनुम बन जाती है। क्या मतलब है अशोक की बातों का? एक तरफ तो वो अनोखी को सालों से ढूंढ रहा था और आज एक ही पल में उसे अकेला छोड़ दिया। तारांकन। थोड़ी देर में वो लोग मंदिर के सामने आ गए, जहां पर सिसोदिया खानदान की बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई थी। अशोक आगे आगे चल रहा था और अनोखी नजरें झुकाए पीछे पीछे चल रही थी। जैसे जैसे अनोखी सीढ़ियां चढ़ रही थी वैसे वैसे वो अपनी जिंदगी के नए पड़ाव की तरफ कदम बढ़ा रही थी। सिसोदिया खानदान के सारे लोग अनोखी को देख रहे थे। कामिनी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हीरे की कसम, अब ये लड़की हमारे खानदान की बहू बनेगी क्या? न फैशन है और न ही स्टाइल, इससे अच्छे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानियां पहनती है। कामिनी के पति ने उसे कोनी मारी चुप करने के लिए, लेकिन कामिनी नहीं रुकी और उसने कहा, हीरे की कसम, मैं मन की बहुत साफ हूँ, जो बात होती है कह देती हूँ। समीर ने भी अपनी भाभी के पीछे पीछे कहा, भाभी आप सही कह रही हो, हमारे ऋषभ भाई कहा, और ये लड़की, इससे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा, मुझे तो इसके पैर ही खराब लग रहे हैं। सबकी बातें सुनकर पार्वती का मन छोटा सा हो गया कि उसके राजकुमार जैसे बेटे की शादी इस लड़की से होने जा रही है। अनोखी थी तो सुंदर, लेकिन उसमें बनाव ठनाव नहीं था, और सिसोदिया खानदान के लोग तो सिर्फ दिखावे पे मरते थे। अनोखी सबके सामने खड़ी थी और सब उसे घृणा भरी नजरों से घूर रहे थे। अशोक ने सारी जगह देखकर कहा, ऋषभ कहाँ है? इतने में कोई कुछ बोल पता पीछे से आवाज आई, आपकी तरह वादा तोड़ने की आता नहीं है मेरी, मैंने कहा था कि मैं आऊंगा और मैं आ गया।
ऋषभ की भरो आवाज सुनते ही अनोखी का दिल जोरों से धड़कने लगा। दिल इसलिए नहीं धड़क रहा था क्योंकि ऋषभ की आवाज उसे अच्छी लगी, बल्कि इसलिए धड़क रहा था कि जिस आदमी की आवाज में ही दिल में खौफ पैदा हो जाए उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे रह पाएंगी। अनोखी ने हल्की सी नजरें ऊपर करी और ऋषभ को देखकर वो दंग रह गई। ऋषभ बहुत ही हैंडसम था और उसकी मसल्स उसके कोट में से चमक रही थी। अनोखी तो हल्की हल्की नजरों से ऋषभ को देख रही थी, लेकिन ऋषभ ने उसे एक पल के लिए भी नहीं देखा। अशोक ने कहा, अब देरी किस बात की, जल्दी से दोनों मंडप में बैठ जाओ और शादी करो। ऋषभ अनोखी को इग्नोर करके गुस्से में मंडप पे बैठ गया और पार्वती ने अशोक से कहा, ये क्यों कर रहे हैं आप मेरे बेटे के साथ? इस लड़की को जरा देखो तो आपको लगता है कि ये हमारे घर की मान और मर्यादा संभल पाएंगी? अनोखी को बहुत बुरा लगा पार्वती की बात सुनकर, लेकिन वो आंखें बंद करके नजरें झुकाए खड़ी रही। अनोखी ने मन में कहा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि इस दुनिया में मुझे कोई भी पसंद नहीं करता? अशोक ने पार्वती से सीरियस होकर कहा, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। पार्वती मुंह बनाकर साइड में खड़ी हो गई और अशोक ने अनोखी से कहा, यहाँ खड़े होकर वक्त जाया मत करो और मंडप पर जाकर बैठ जाओ। अनोखी बिना कुछ कहे ऋषभ के बगल में जाकर बैठ गई और पंडित जी ने अपनी विधि शुरू कर दी। ऋषभ गुस्से में अपने हाथ भींच रहा था, उसे घुटन हो रही थी अनोखी एक के साथ बैठने में, और वही दूसरी तरफ अनोखी किस्मत से हारकर गुमसुम बैठी हुई थी। शादी लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आती है, लेकिन ये शादी दुखों और साजिशों का आगाज है। उस मंदिर में ऐसा एक भी बंदा नहीं था जो इस शादी से खुश हो। कामिनी ने पार्वती से कान में कहा, मम्मी जी, हीरे की कसम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ऋषभ मान कैसे गया इस लड़की से शादी करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि हूर के साथ लंगूर बैठी हुई है। कामिनी की बातें सुनकर पार्वती का मन और भी छोटा हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने के बाद कहा, अब वर और वधू फेरे को लिए खड़े हो जाओ। ऋषभ जल्दी से खड़ा हो गया मुंह बनाकर, लेकिन अनोखी वही बैठी रही आंखों में आंसू भरे। सब लोग अनोखी की तरफ देख रहे थे और कामिनी ने फिर आग में घी डालते हुए कहा, एक तो इस लकड़ी के भाग खुल गए, ऋषभ की दुल्हन बनकर ऊपर से अब एटीट्यूड दिखा रही है, बेशरम कहीं की। अनोखी और अपसेट हो गई ये सब बातें सुनकर। उसके कदम थे कि फेरों के लिए उठने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसके दिल में हजार तरह के सवाल चल रहे थे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। ऋषभ के अंदर और पेशेंस नहीं था और उसने झुककर अनोखी को अपनी गोद में उठा लिया। अनोखी एकदम से चौंक गई और ऋषभ के गुस्सैल चेहरे को देखने लग गई, लेकिन ऋषभ ने उसे एक झलक भी नहीं देखा और 7 फेरे लेने शुरू कर दिया। देखते ही देखते फेरे हो गए और ऋषभ ने बड़ी ही बेरहमी से अनोखी को नीचे पटक दिया। अनोखी की कमर में बहुत जोर से लगी, लेकिन ऋषभ से इतनी डरी हुई थी कि उसने अपनी चीख अंदर ही दबा ली। सब ऋषभ की बदतमीजी देख रहे थे, लेकिन उसको कहने वाला कोई भी नहीं था। ऋषभ ने मुंह बना के कहा, हो गई शादी, जाओ मैं अब। पंडित जी ने कहा, वधू की मांग में सिंदूर भरो और मंगलसूत्र पहना के शादी संपन्न करो। ऋषभ ने जल्दी से सिंदूर मुट्ठी में भरा और गुस्से में अनोखी का पूरा सर सिंदूर से भर दिया और कुछ सिंदूर उसकी नक पे भी गिर गया। ऋषभ के बर्ताव से साफ हो गया था कि ये शादी अनोखी की जिंदगी में नए दुखों की गाथा लिख देंगी। ऋषभ ने अपनी मां के हाथ से मंगलसूत्र छीना और अनोखी के गले में डाल दिया। पंडित जी ने कहा, अब हुई शादी संपन्न, और ये सिर्फ एक जन्म का साथ नहीं बल्कि 7 जन्मों के लिए आप एक दूसरे के हो गए हो। ऋषभ को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने गुस्से में अनोखी के गले से गठबंधन छीना और अग्निकुंड में डालते हुए कहा, मुबारक हो शादी की। ऋषभ सिसोदिया की तबाही का सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बर्बादी में शामिल होने के लिए। गुस्से से ऋषभ मंदिर से चला गया, अपने नई नवेली दुल्हन को छोड़कर। ऋषभ का गुस्से 7वें आसमान पे था और सबको ऋषभ का गुस्सा तो समझ आ रहा था, लेकिन अनोखी की तरफ कोई नहीं देख रहा था, जो बेचारी डरी हुई सिमटी हुई बैठी हुई है। कैसे निभेगी अनोखी की ये सौदे की शादी जब पति के दिल में इतनी नफरत भरी हुई है? तो ऋषभ सबके सामने से चला गया और कोई कुछ नहीं कह पाया। अशोक ने अपने गूगल पहनने और कहा, जब दूल्हा ही चला गया है तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, चलो। सब लोग अनोखी को मंडप पे पीछे छोड़कर जा रहे थे जब पार्वती रुकी और उसने कामिनी को देखकर कहा, तुम अनोखी के साथ दूसरी गाड़ी में आना। कामिनी का मुंह बन गया और सब मंदिर से नीचे उतर गए। कामिनी अनोखी के पास आई और उसने कहा, अब बैठी ही रहोगी या फिर चलेंगी भी?
अनोखी पहले से ही सहमी हुई थी और कामिनी की आवाज़ सुनकर वो और सहम गई। अनोखी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कामिनी ने गुस्से में कहा, हीरे की कसम, मुझे ज़्यादा तेवर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचना कि अगर तुम्हारी शादी ऋषभ से हो गई है तो तुम मालकिन बन जाओगी। अनोखी आंखों में आंसू भरे हैरानी से कामिनी को देखे जा रही थी जब कामिनी ने कहा, होगा तुम्हारा पति सिसोदिया कंपनी का वारिस, लेकिन घर में कभी तुम्हारा राज नहीं चलने दूंगी मैं। तुम कल भी नौकरानी थी और आगे भी नौकरानी ही रहोगी। अनोखी की तो जैसे सुनने की आदत सी ही हो गई थी। कामिनी उसे इतना सुना रही थी लेकिन मजाल है कि उसके मुंह से एक भी शब्द निकला हो। जब अनोखी ने कोई जवाब नहीं दिया तो कामिनी ने कहा, कहीं तुम गूंगी तो नहीं हो। कामिनी ने गर्दन हिला के कहा, खैर मुझे क्या, तुम गूंगी हो, लूली हो या लंगड़ी मुझे कोई फर्क नहीं पता, लेकिन मेरा वक्त जाया मत करो कर जल्दी से खड़ी हो। अनोखी सहमी हुई अपनी जगह से खड़ी हो गई और कामिनी के पीछे पीछे मंदिर से उतर गई। सिसोदिया खानदान की सारी गाड़ियां जा चुकी थी, सिर्फ 2 गाड़ियां बची थी। कामिनी अनोखी को लेकर गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि दूसरी गाड़ी से निकलकर एक बॉडीगार्ड आया और उसने सर झुकक के कामिनी से कहा, मैडम, ऋषभ सर का ऑर्डर है कि उनकी बीवी सबसे अलग दूसरी कार में जाएंगी। कामिनी ने मुंह चिढ़ा के कहा, हीरे की कसम, जिसको जो करना है करो। ऋषभ की पत्नी है, उसे जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पता। ये कहकर कामिनी गाड़ी में बैठ गई और अनोखी डरते हुए अपने दुपट्टे के साथ खेलना लग गई। बॉडीगार्ड ने दूसरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और कहा, आइए मैडम, बैठिए। अनोखी चुपचाप दूसरी गाड़ी में बैठ गई। अनोखी बस ऋषभ के बारे में ही सोची जा रही थी और ड्राइवर उसे बार बार आगे वाले मिरर से देख रहा था और सोच रहा था, इतनी मासूम लड़की कैसे ऋषभ साहब जैसे राक्षस के साथ रह पाएंगी। 10 मिनट बाद अचानक से मौसम बदल गया और तेज तेज हवा चलने लगी। बादल एकदम काले हो गए और बिजलियां कड़कने लगी और देखते ही देखते घनघोर बारिश हो गई। एकदम से ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और अनोखी की सांसें तेज हो गई। उसने अपने सीने को अच्छे से दुपट्टे से ढक लिया। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मैडम, अब यहाँ से आपको खुद ही जाना है। अनोखी ने डरते हुए कहा, लेकिन भैया मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता, मैं कैसे जा पाऊंगी। ड्राइवर ने सीरियस होकर कहा, मुझे माफ़ करना मैडम, ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। ऋषभ साहब ने जो कहा था मैं बस वही कर रहा हूँ। अब आप जल्दी से गाड़ी से उतर जाइए, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएंगी। अनोखी जल्दी से गाड़ी से उतर गई और ड्राइवर गाड़ी भगा के ले गया। अनोखी बारिश में भीग रही थी और उसने आसमान की तरफ सर करके कहा, भगवान, मेरी और कितनी परीक्षा लोगे आप। कौन सा पति अपनी ही बीवी के साथ शादी के दिन ऐसा करता है। अनोखी बीच सड़क पर रोने लग गई और उसने सामने से एक गाड़ी निकली और उस पे कीचड़ उछाल कर चली गई। अनोखी साइड में हो गई और उसने अपने दिल पे हाथ रख के कहा, बचपन से लेकर अभी तक दुख ही सहा है मैंने, जब अभी तक नहीं हारी तो आगे भी हिम्मत बना के रखेंगी। अनोखी ने अपनी हिम्मत बंद ली और अपने दिल पे हाथ रख के कहा, माँ, आप मेरे साथ रहना। अपनी मरी हुई माँ को याद करके अनोखी आगे बढ़ने लग गई और तेज बारिश में लोगों से रास्ता पूछते हुए जा रही थी सिसोदिया मेंशन की तरफ। अनोखी के पैर लड़खड़ा रहे थे और होठ थरथरा रहे थे। एक तो उस बेचारी का एक पैर कमजोर है और ऊपर से उसे इतना चलना पड़ा है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि अनोखी गिर पड़ी और कीचड़ में लटपट हो गई, लेकिन रोते हुए भी उसने अपनी हिम्मत बना के रखी। क्या अनोखी अपने ससुराल सिसोदिया मेंशन पहुंच पाएंगी? तारांकन, सिसोदिया मेंशन। सब लोग घर में पहुंच गए और अपने अपने कमरे में चले गए सिवाय पार्वती के। वो बस इसी सोच में डूबी हुई थी कि शादी तो हो गई, लेकिन इसका अंजाम क्या होने वाला है। क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि ऋषभ चुप नहीं बैठने वाला। वो धरती आसमान एक कर देगा, लेकिन अनोखी की जिंदगी को झरनुम बना देगा। पार्वती की नज़र कामिनी पर पड़ी और उसने पूछा, अनोखी कहाँ है? कामिनी ने कहा, हीरे की कसम माँ जी, मैं तो उसे अपने साथ ही ला रही थी, लेकिन ऋषभ ने उसे दूसरी गाड़ी से आने के लिए कहा। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये कहकर कामिनी अपने कमरे में चली गई, लेकिन पार्वती बहुत ज़्यादा परेशान थी अनोखी के लिए। पार्वती भी अनोखी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके दिल में इंसानियत थी। पार्वती वही सोफे पे बैठी रही और अनोखी का इंतजार करने लगी। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए, लेकिन अनोखी घर नहीं आई। ऊपर से बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। पार्वती अब और इंतजार नहीं करने वाली थी और उसने चिल्ला चिल्ला कर सारे घरवालों को इकट्ठा कर लिया था। अशोक,
कामिनी, अजय और समीर सब नींद से उठकर आए। पार्वती ने कहा, तुम में से किसी के भी दिल में थोड़ी सी इंसानियत बची है या नहीं? अनोखी घर नहीं आई है और तुम लोग आराम से सो रहे हो। अशोक ने माथे पर हाथ रख के कहा, मेरे पास इन सब बातों का टाइम नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। अशोक न परवाह करने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर से उसे भी चिंता थी अनोखी की। अशोक कमरे में चला गया और बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई पार्वती से कुछ भी कहने की। पार्वती ने आने बड़े बेटे अमन की तरफ देखा और कहा, जाओ और अनोखी को ढूंढ कर लाओ। अजय अपनी मां के इशारे पे जाने ही वाला था कि कामिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हीरे की कसम मां जी, लेकिन अनोखी जिसकी पत्नी है वो तो पता नहीं कहाँ है, तो हम सब क्यों अपनी नींद खराब करे। पार्वती को गुस्सा आ गया और वो इससे पहले कुछ कहती कामिनी ने पीछे देखकर कहा, ये लो आ गए सिसोदिया खानदान के वारिस। पार्वती पीछे मुड़ी और उसने देखा कि ऋषभ अपने फोन में देखते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा है। पार्वती ने कहा, कहाँ था तू? ऋषभ रुक गया और उसने पीछे मुड़कर रूड तरीके से कहा, ऑफिस का कोई काम था वो निपटाने गया था। पार्वती ऋषभ की तरफ बढ़ी और उसने कहा, तुझे पता भी है कि तेरी बीवी अभी तक घर नहीं आई है? ऋषभ ने एरोगेंट तरीके से कहा, मैं क्या करूं इसमें, ये शादी मेरी मर्जी से तो हुई नहीं, तो वो घर आए या ना आए मुझे क्या फर्क पता है। वैसे भी ऐसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है, देखना पताल से भी हमारा मेंशन ढूंढ लेगी। ऋषभ के दिल में अनोखी के लिए इतनी नफरत थी कि उसके लिए जहर उगल रहा था। पार्वती को ये बातें अच्छी नहीं लगी, वो कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में कामिनी ने कहा, आ गई अनचाही बीवी। सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लग गए और वहां अनोखी खड़ी थी, कीचड़ से लटपट, बारिश में पूरी तरीके से भीगी हुई। उसके बाल पूरे तरीके से चिपक गए थे और हाथ ठंड की वजह से कांप रहे थे। ऋषभ ने एक आंख अनोखी को देखा और कहा, देखा कहा था कि आ ही जाएंगी गोरदिग। ये कहकर ऋषभ अपने कमरे में सीढ़ियों से ऊपर चला गया अपने कमरे की तरफ, और अनोखी वही दरवाजे पे खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में घुसे या नहीं। पार्वती अनोखी की तरफ गई और उसने दया दिखाते हुए कहा, ये क्या हाल बना रखा है अपना? कहाँ थी तुम? अनोखी ने दबी आवाज में कहा, वो मैं पैदल आ रही थी। कामिनी, अजय और समीर सब अनोखी पर हंस रहे थे। पार्वती ने गुस्से में आंखें बंद करके कहा, इतने बड़े घर की बहू हो तुम्हें क्या हमारी मर्यादा का जरा सा भी ख्याल नहीं है? अनोखी हाथ मसल रही थी घबराहट में और उसने मुंह खोल ही था कुछ कहने के लिए कि पार्वती ने कहा, जल्दी अंदर आओ, ये कपड़े बदलो नहीं तो ठंड लग जाएंगी तुम्हें। अनोखी अपना पहला कदम रखने ही वाली थी कि एक भारी और खतरनाक आवाज आई, गृह प्रवेश के बिना नई बहू कैसे आ सकती है अंदर? सब लोग ऋषभ को देखने लग गए जो सीढ़ियों के ऊपर रेलिंग पे खड़ा था और तमाशा देख रहा था। पार्वती शौक होकर ऋषभ को देख रही थी, वो अनोखी को अपनी बीवी तक नहीं मानता तो क्यों उसके गृह प्रवेश के पीछे पड़ा है। ऋषभ ने चिल्लाकर एक नौकरानी को बुला, सीमा काकी, कलश और उल्टा लेकर आओ। सीमा एक बुजुर्ग औरत थी जो ऋषभ के बचपन से ही इस मेंशन में काम कर रही थी। सब लोग हैरान थे ऋषभ का ये नया रूप देखकर। सीमा बाकी नौकरानी को साथ गृह प्रवेश का सामान लेकर आई। पार्वती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अनोखी की आरती उतारने लग गई और इतने सीमा ने कलश नीचे रख दिया और अलते की थाली भी। पार्वती ने अनोखी से कहा, कलेश पे पैर रखकर, अलते की थाली पे कदम रखकर घर में आओ। जैसे ही अनोखी ने कलेश को अपने बाएं पैर से छुए, वो एकदम से पीछे हो गई। कलश बहुत ही गर्म था, जैसे उसमें अंगार भर दिए हो। ऋषभ ने चिल्ला कर कहा, क्या इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें कि पैर पीछे नहीं लेते कलेश गिराते वक्त? ऋषभ की आवाज से अनोखी कांपने लग गई और जल्दी से गरम गरम कलेश को उसने नीचे गिरा दिया। उसका पैर जल चुका था और गरम गरम कच्चे चावल जमीन पे बिखर गए। अनोखी ने गरम गरम चावल पर पैर रख दिया और अपनी आहें और दर्द अंदर ही दबा लिया। अनोखी की आंखों में आंसू भर गए थे और जैसे ही उसने अलते की थाली पर पैर रखा वो अपने आप को संभल नहीं पाए और उसके मुंह से बहुत तेज चीख निकल गई, अह। अनोखी धड़ाम से जमीन पे नीचे गिर गई और ऋषभ ऊपर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। क्यों दर्द में बिचाले अनोखी? क्या साजिशें ऋषभ के दिमाग में चल रही है अपनी ही बीवी को दर्द देने? ... अनोखी नीचे गिरी हुई दर्द में बिलक रही थी और सब उसे देखकर हैरान परेशान हो गए। पार्वती ने ध्यान से देखा तो उसने नोटिस किया कि अनोखी के पैरों में कांच के टुकड़े हैं। पार्वती समझ गई थी कि ये सब उसके बेटे की करतूत है।
उसने अपने सर पे हाथ रख लिया और कहा, ऋषभ ये तूने क्या कर दिया? ऋषभ ने आराम से कहा, माँ, मेरी बीवी का नाम अनोखी है तो उसकी रस्में भी अनोखी ही होंगी ना। और वैसे भी आप तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे मैंने उसकी जान ही ले ली। सारे घरवाले चुप थे और ऋषभ की हरकतों से घबराए हुए और डरे हुए थे। ये कहकर ऋषभ हंसने लग गया। ऋषभ हैवान है, माफिया किंग है, लेकिन कभी उसकी हैवानियत घरवालों के सामने नहीं आई। आज पहली बार था जो ऋषभ की हैवानियत खोल के सामने आ रही थी। पूरा मेंशन अनोखी की दर्द भरी चीख से गूंज रहा था। पार्वती से और अनोखी की चीखें सुनी नहीं गई और उसने चिल्लाकर कहा, अमन डॉक्टर को बुलाओ। अजय भी परेशान हो गया। उसने डॉक्टर को फोन मिलाने के लिए नंबर मिलाया ही था कि इतने में सामने से देविना आ गई। देविना एक खूबसूरत लड़की थी, 26 साल की। उसने व्हाइट कलर का कोट पहन रखा था और वो एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी। कामिनी ने हैरानी से कहा, क्या बात है, आजकल डॉक्टर के बारे में सोचो और डॉक्टर सामने आकर खड़ी हो जाती है। देविना ने कहा, मुझे यहाँ ऋषभ सर ने बुलाया है। ये सुनकर सब शॉक हो गए कि जख्म देने के बाद मलहम भी ऋषभ ही लगा रहा है, लेकिन क्यों? देविना और ऋषभ कॉलेज के दोस्त थे और देविना ऋषभ के माफिया के बिजनेस को भी अच्छे से जानती है, क्योंकि जब भी ऋषभ घायल होता है या उसको गोली लगी होती है तो वो देविना के पास ही आता है। अजय देविना को देखे जा रहा था और पार्वती ने कहा, अच्छा हुआ देविना तुम आ गई, देखियो तो सही अनोखी को हुआ क्या है। सिसोदिया खानदान में नए मेंबर को देखकर देविना थोड़ा सा शॉक हो गई थी और वो भी इस हालत में, लेकिन कुछ पूछने का टाइम नहीं था। देविना नीचे झुकी और रोती हुई देख अनोखी से प्यार से पूछा, क्या हुआ है? ऋषभ ने वही खड़े हुए ऊपर से कहा, ध्यान से देखो, पैरों से खून निकल रहा है उसका, ठीक करो इसको। देविना ने अनोखी के पैरों की तरफ देखा और जल्दी से उसको अपने बैग से निकलकर मलहम लगाना शुरू कर दिया। अनोखी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसके मुंह से उफ नहीं निकाली और चुपचाप दर्द बर्दाश्त करती रही। अनोखी का पैर बहुत घायल था। देविना ने अनोखी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? अनोखी तो कुछ बोल नहीं पाए, अंदर ही अंदर रो रही थी वो, लेकिन कामिनी ने पीछे से कहा, ये दर्द भी इसके पति के ही दिए हुए है। अब पति ने दर्द दिया है तो सहना तो पड़ेगा ही न। देविना ने अनोखी के मलहम साफ करते हुए कहा, बड़ा ही बेहरहम पति है तुम्हार, नाम तो बताओ उस हैवान का। सब लोग चुप थे इस बात पर। फिर ऋषभ ने अपनी भारी आवाज में कहा, वो बेदर्द पति में हूँ। देविना के हाथ रुक गए और वो शॉक हो गई। उसके हाथ से कॉटन छूट गई और उसने पीछे मोड़कर ऋषभ को हैरानी से देखकर कहा, तुमने शादी कर ली? ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया और सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए आया। देविना ऋषभ की दोस्त थी और ये शादी की खबर उसके लिए भी एक न्यूज़ की तरह थी, लेकिन ये सही वक्त नहीं था रिएक्ट करने का, तो वो चुप रही। देविना अनोखी के पैरों पर पट्टी कर रही थी जब ऋषभ सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसने अनोखी की थोड़ी पे हाथ रख के कहा, खड़ी हो जाओ। अनोखी आंखों में आंसू भर के ऋषभ को देख रही थी। सब लोग ऋषभ को देखने लग गए और पार्वती ने कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें उसकी हालत दिख रही है फिर भी तुम उसको खड़े होने के लिए कह रहे हो। ऋषभ ने अपनी मां की बात को अनसुनी कर दी और अनोखी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे खड़ा किया। दर्द के मारे अनोखी की चीख निकल गई, लेकिन ऋषभ की आंखों में दया का नमो निशान नहीं था। ऋषभ ने टाइट से अनोखी का जबड़ा पकड़ा और कहा, तुम्हें बहुत शौक था न मुझसे शादी करने का, तो मुबारक हो अनोखी। ऋषभ सिसोदिया, आखिरकार तुम्हारे सपने सच हो ही गए। सो स्वीट हार्ट, वेलकम टू हेल। अनोखी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ऋषभ से उसे इतना डर लग रहा था कि उसकी आंखों में ठीक से देख भी नहीं पा रही थी वो। ऋषभ ने अनोखी के कंधे पे जोर से हाथ रखा और उसने अपने करीब करते हुए कहा, तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन याद रखना हर एक दिन तुम्हें अफसोस होगा मुझसे शादी करने का। हर दिन तुम्हें एक अलग दर्द से गुजरान होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि जिंदा रखकर तकलीफ देने में जो मजा है वो मरने के बाद कहा। ऋषभ की आंखों में हैवानियत साफ दिखाई दे रही थी। उसकी बातों से साबित हो ही गया कि वो माफिया किंग है, क्योंकि ऐसी बातें कोई आम इंसान तो कर ही नहीं सकता। ऋषभ और अनोखी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे जब पार्वती ने कहा, ऋषभ ये क्या हैवानियत है? बीवी है ये तेरी? ऋषभ ने हंसते हुए कहा, बीवी है जानता हूँ, तभी तो इसे दर्द देना का पूरा हक है मेरा। और हाँ माँ, पति पत्नी के रिश्ते में बोलना आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। पार्वती की नजरें नीचे हो गई और ऋषभ ने अनोखी के कंधे से जैसे ही अपना हाथ हटाया, वो बेचारी धड़ाम से नीचे गिर गई और दर्द भरी चीखों के साथ साथ उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे।
अनोखी के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि ऐसे हैवान पति के साथ वो कैसे रह पाएंगी। ऋषभ ने देविना की तरफ देखा और उससे कहा, मेरी बीवी को जल्द से जल्द ठीक कर दो, क्योंकि जख्म भरने के बाद जो दर्द देने का मजा है वो किसी चीज में नहीं है। ये कहकर ऋषभ मुंह मोड़कर चला गया और सबने अपनी आंखों से उसकी हैवानियत का नमूना देख लिया। क्या भोली भाली सहमी हुई अनोखी ऋषभ जैसे हैवान की दुनिया का एक अहम हिस्सा बन पाएंगी। ... अनोखी फिर से जमीन पे गिर गई और उसके आंसू थे कि रुकना का नाम ही नहीं ले रहे थे। सबको अनोखी को देखकर तरस आ रहा था और उसके आने वाले कल के बारे में सोचकर भी सब कांप रहे थे सिवाय कामिनी के। कामिनी बहुत खुश थी अनोखी की ये हालत देखकर। कामिनी से अपनी खुशी छुपाई नहीं गई और उसने कहा, हीरे की कसम, मुझे नहीं लगता कि ऋषभ कभी भी अनोखी को अपनी बीवी मानेंगे, और जब पति ही साथ न हो तो ससुराल में रहना का फायदा क्या। कामिनी की कटार जैसी बातें सीधा अनोखी के दिल पे लग रही थी। वो जितना अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी ही उतना ही उसका दिल बेकाबू हो रहा था। अनोखी को ऐसे रोते हुए देख पर्वतों को बड़ी दया आई और उसने कामिनी से चिल्लाते हुए कहा, अपनी फालतू की बकवास बंद करो और अपने कमरे में जाओ। पार्वती की बात सुनकर कामिनी मुंह बनाकर ऊपर चली गई। देविना बस अनोखी की बेचारगी देखे जा रही थी जब पार्वती से कहा, अनोखी के जख्मों पर पट्टी करो। देविना ने हाँ में सर हिलाया और फिर से अनोखी के पास बैठकर उसकी मलहम पट्टी करने लगी। अपने हालातों को देखकर अनोखी ने मन में कहा, पैरों के जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन जो जख्म दिल पर है क्या वो कभी भर पाएंगे। तारांकन। आधे घंटे बाद अनोखी के पैरों पर पट्टी होने के बाद पार्वती नौकरों की मदद से उसे गेस्ट रूम में ले आई। गेस्ट रूम बहुत ही बड़ा था और बीच में एक बड़ा सा बेड भी लगा हुआ था। नौकरानियों ने अनोखी को सहारा देकर उसे बेड पर बिठा दिया और वहां से चली गई। कमरे में सिर्फ पार्वती और अनोखी ही रह गई। अनोखी सर झुकाए बैठी थी और पार्वती ने उससे स्ट्रिक्ट आवाज में कहना, देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं जो भी कहने जा रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही कहूँगी। अनोखी ने बिना नजरें उठाए हाँ में सर हिलाया। पार्वती आगे बढ़ी और उसने अनोखी के कंधे पे हाथ रख के कहा, मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने जो आज किया वो बहुत ही गलत किया, लेकिन उस बेचारे की भी क्या गलती, उसे तो जबरदस्ती इस रिश्ते में बंध दिया गया है। अनोखी ने अपनी नजरें उठाए और इमोशनल होकर कहा, लेकिन आंटी इसमें मैंने क्या किया है? मेरे माँ बाप को पैसे देकर मुझे खुद खरीदा गया है, तो मेरे साथ ही जुल्म क्यों? अनोखी के ये दर्द भरा सवाल पार्वती के दिल को चीर गया। ये सुनकर पार्वती थोड़ी सी हैरान हो गई और उसने हैरानी से कहा, अशोक ने तुम्हें पैसों से खरीदा है? अनोखी ने हाँ में सर हिलाया और पार्वती ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, अशोक ने ये सब क्या कर दिया? अपने बेटे के साथ साथ इस बेचारी की भी जिंदगी तबाह कर दी। पार्वती बहुत परेशान हो गई और अनोखी उसे उम्मीद भरी नजरों से देखे जा रही थी। अगर इस घर में कोई है जो उसे ऋषभ के कहर से बचा सकता है तो वो सिर्फ पार्वती है। पार्वती ने गहरी सांस ली और अनोखी को देखकर कहा, जो होना था वो हो गया, चाहे बेमर्जी से या मर्जी से, लेकिन शादी हो चुकी है और 7 फेरे उल्टे कभी नहीं लिए जाते। ऋषभ और तुम्हारा रिश्ता क्या मोड़ लेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऋषभ के गुस्से से बचना है तो याद रखना कि सेकंड फ्लोर पर कभी मत जाना और जितना हो सके कुछ वक्त के लिए उसके सामने मत आना। वक्त एक ऐसा मलहम है जो सब ठीक कर देता है। सेकंड फ्लोर पर अकेला ऋषभ रहता था और उसके फ्लोर पे आना घरवालों में से किसी को भी अलाउड नहीं था। मन में हजारों सवाल होने के बाद भी अनोखी हाँ में सर हिलाती रही और पार्वती पीछे मुड़ी ही थी जाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची वो पीछे फिर मुड़ी और उसने कहा, मेरा बेटा गुस्से का बहुत खराब है, बस याद रखना कि अगर उस पर सनक सवार हो गई तो हमें भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। ये कहकर पार्वती चली गई, लेकिन अनोखी के दिल में डर पैदा कर गई। अनोखी उस बड़े से कमरे में अकेली थी और अपनी किस्मत पे आंसू बहाती रही। कैसे निभा पाएंगी अनोखी ये शादी जब उसका पति ही उससे नफरत करता है? कैसे रह पाएंगी वो इस घर में जब उसका पति ही मुझे बेइंतहा नफरत करता है? तारांकन। अगले दिन घर के सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे और सबके आगे नाश्ते की प्लेट लगी हुई थी, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद किसी का भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। सब लोग गुमसुम बैठे हुए थे जब सीढ़ियों से अपना ग्रे रंग के सूट में ऋषभ नीचे उतरा। ऋषभ बहुत ही डैशिंग लग रहा था और वो एकदम नॉर्मल लग रहा था, जैसे कल इस घर में कोई तमाशा हुआ ही न हो। ऋषभ सबके साथ आकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गया और फ्रूट्स खाना शुरू हो गया। सब लोग हैरानी से ऋषभ को देख रहे थे और ऋषभ ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, कब तक मुझे ही देखते रहोगे सब? आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या?
पार्वती ने चिंता जताते हुए कहा, तू ठीक तो है? ऋषभ ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, क्यों, मुझे क्या हुआ है? पार्वती और कुछ कह पाती इतने में कामिनी ने कहा, हीरे की कसम देवर जी, मुझे तो लगा कि आप बड़े गुस्से में होंगे आज, क्योंकि आपकी शादी जबरदस्ती उस 2 कोड़ी की लड़की से जो करा दी गई। अमन ने नीचे हे से कामिनी का हाथ पकड़ लिया उसे चुप कराने के लिए, और ऋषभ ने कामिनी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है भाभी कि आपको मेरे पारिवारिक मामलों से ज्यादा अपने गृहस्थी में ध्यान देना चाहिए। सुना है कि अमन भाई की नई सेक्रेटरी बहुत ही सुंदर है और रात भर इनकी कोई मीटिंग चलती रहती है। कामिनी का मुंह बन गया और वो गुस्से से अमन को देखने लग गई। ऋषभ की हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं है, उसे अच्छे से पता है कि किसकी दुखती रत को कब दबाना है। पार्वती ने कामिनी को डांटते हुए कहा, कितनी बार कहा है तुम्हें कि अपनी बातों से घर का माहौल मत खराब किया करो। कामिनी गुस्से का घुट पीकर रह गई और पार्वती से नौकरानी से कहा, जाओ जाकर अनोखी के कमरे में उसे खाना देकर आओ। इस बात से ऋषभ बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और टेबल पे हाथ मारकर वो खड़ा हुआ और उसने कहा, कोई जरूरत नहीं है उसको कुछ भी देने की, वो कोई कहीं की महारानी नहीं है जो उसकी खातिर हो रही है। अगर भूख लगेगी तो खा लेगी वो। नौकरानियों को सर पर मत बिठाओ, नहीं तो ये समाज हमारे स्टेटस पर थूकेगा। अशोक बहुत देर से चुप था और अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी गुस्से से अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसने कहा, बीवी को नौकरानी कहते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? ऋषभ ने टेढ़ी हंसी से कहा, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है और अच्छा लगा आपकी शक्ल पे ये खौफ देखकर। चलो कम से कम मुझे ये तो पता चल ही गया कि वो लड़की अनोखो आपकी कमजोरी है। रहसक ऋषभ को गुस्से से देख रहा था और इससे पहले बाप बेटे में फिर से बहस छिड़ जाए पार्वती ने कहा, चुप करिए आप दोनों। पार्वती ने ऋषभ को देखा और कहा, अनोखी बीवी है तेरी, आज नहीं तो कल तुझे उसे अपना ही पड़ेगा। ऋषभ ने अपनी माँ को देखा और कहा, न आज और नहीं कल, वो मेरी बीवी कभी नहीं बन पाएंगी। उसकी औकात इस घर में नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। 7 फेरे लेकर मैंने उसे इस घर की परमानेंट मेड बना दिया है और घर की नौकरानियों को कैसे काबू रखना है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये कहकर ऋषभ चला गया। पार्वती और अशोक बहुत परेशान थे कि अब इस नए रिश्ते का क्या होगा, लेकिन कामिनी मंद मंद मुस्कुरा रही थी क्योंकि अनोखी की जिंदगी झारनुम बनाने का उसे बहुत अच्छा मौका मिल गया था। दूसरी तरफ ऋषभ की कड़वी बातें अनोखी ने भी सुन ली थी अपने कमरे में बैठे बैठे। अनोखी ने अपने दिल पे हाथ रखकर अपनी माँ को याद करते हुए कहा, और कितनी जिल्लत सहन करनी पड़ेगी माँ मुझे। रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि तुम एक ही बार मुझे अपने पास बुला लो। अनोखी आंसू बहा ही रही थी कि इतने में कामिनी अंदर आई खाने की प्लेट लेकर। कामिनी ने अनोखी को रोते हुए देख कहा, हीरे की कसम, तुम्हारी वजह से इस घर का हर एक सदस्य दुखी है और आंसू तुम बहा रही हो। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतने बड़े खानदान की बहू बन गई हो। कामिनी ने अनोखी के सामने खाने की प्लेट बड़ी जोर से रखी और अनोखी हल्का सा चौंक गई। कामिनी बस जाने ही लगी थी कि अनोखी ने धीरे से कहा, मुझे भूख नहीं है। कामिनी एटीट्यूड से मोड़ी और उसने अनोखी की थोड़ी बड़ी जोर से पकड़ी और कहा, ज्यादा नखरे करने की यहाँ जरूरत नहीं है। जिस तरीके से ऋषभ तुमसे नफरत करता है उस हिसाब से तो तुम्हें बासी खाना देना चाहिए, लेकिन ये तो हमारी दया है कि तुम्हें ताज़ा खाना दे रहे हैं। अनोखी ने दर्द में कहा, भाभी मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए। कामिनी ने बड़े बुरे तरीके से अनोखी की थोड़ी छोड़ दी और उसे ऊंगली दिखाते हुए कहा, मुझे भाभी मत कहो, तुम जैसे भिखारन से कोई रिश्वत नहीं रखना है मुझे। बस यहाँ एक कोने में पड़ी रहो और मुफ्त की रोटियां तोड़ो तुम। अनोखी की बेइज्जती करके सुकून से कामिनी कमरे से चली गई। अनोखी रोते हुए अपनी थोड़ी को मसल रही थी और चुपचाप आंसू बहाते हुए जिल्लत का खाना खाने लगी। रात 2 बजे ऋषभ शराब के नशे में धूत लड़खड़ाते हुए सिसोदिया मेंशन में घुसा और अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब वही सोफे पे बैठे हुए अशोक ने कहा, आखिर आ ही गए साहबजादे। कभी सोचा नहीं था कि सिसोदिया खानदान का बेटा शराब में धूत घराएगा। अशोक घृणा भरी नजरों से ऋषभ को देख रहा था। अशोक की आवाज सुनते ही ऋषभ गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने पीछे मुड़ के कहा, मुझे ऐसा करने पर अपने ही मजबूर किया है और वैसे भी क्यों नहीं मुझे अकेला छोड़ देता, आपकी आवाज से भी नफरत है मुझे। अशोक सोफे पे से खड़ा हुआ और ऋषभ के पास आकर उसके कंधे पे हाथ रखकर उसने कहा, जितनी नफरत करनी है कर ले मुझे, लेकिन अभी हिसाब बार बार नहीं हुआ है। ऋषभ ने इरिटेट होकर कहा, अब ये क्या नया तमाशा है? मेरी जिंदगी तबाह करके चैन नहीं मिला क्या, जो अब नया तरीके ढूंढ लिया?
अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, तबाह नहीं, मेरे बच्चे आबाद करने का सोचा है। खैर तू भूल गया है तो कोई नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पार्वती विलास को पाने के लिए तुझे 2 शर्तें पूरी करनी थी। पहली तो अनोखी से शादी करके और दूसरी इस घर को वारिस देना। ऋषभ ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपने दंत पीसने लगा। अशोक ऋषभ के कान के पास आया और उसने कहा, अगर पार्वती विलास चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी करो, नहीं तो वो घर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, चाहे अपनी सारी दौलत भी लौटा तो तब भी। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ का खून गर्म करके अशोक वहां से चला गया। ऋषभ ने गुस्से से टेबल पर लात मरी और सीधा अनोखी के कमरे की तरफ चला गया। ऋषभ इतने गुस्से में था कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहा है। ऋषभ गुस्से से अनोखी का दरवाजा पटक कर अंदर गया और अनोखी को सुकून से सोते हुए देख उसने कहा, बेशरम लड़की, मेरी जिंदगी को तबाह करके यहाँ आराम से सो रही है, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। ऋषभ आगे बढ़ा और बैग के पास आकर अनोखी के मुंह की तरफ झुका और उसके होठों के बहुत करीब था। उन दोनों के होठ आपस में बस कुछ ही दूर थे और दोनों की गर्म सांसें भी मिल रही थी। ऋषभ था तो गुस्से में, लेकिन अनोखी के पनखुरी जैसे होठ देखकर वो कुछ पल के लिए बहक गया था। ऋषभ लगातार अनोखी के होठों को देखे जा रहा था जब एकदम से अनोखी को कोई परछाई सी अपने ऊपर महसूस हुई और उसकी आंख अपने आप ही खुल गई। जैसे ही अनोखी ने ऋषभ को अपने ऊपर देखा वो घबरा गई और उसने ऋषभ को धक्का दे दिया। ऋषभ दूर हो गया और उसके कदम हल्के से लड़खड़ा गए। अनोखी बहुत ज्यादा डर गई थी और अपने सीने से चादर लपेटकर उसने डरते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? ऋषभ ने टेढ़ी हंसी से कहा, जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए वो ही कर रहा हो। अब ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप मेरे पास आ जाओ। अनोखी सहम गई और अपनी गर्दन हिलाने लगी। अनोखी के सामने बार बार वही रात सामने आ रही थी जब दीपक ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी थी। अनोखी की आंखों में आंसू भर गए और उसने कहा, प्लीज मेरे करीब मत आना। ऋषभ ने अनोखी के आंसुओं को अनदेखा कर दिया और उसके करीब आकर उसकी चादर छीन के कहा, मेरे सामने ये भोले बनने का नाटक नहीं चलेगा। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम तो खुद तड़प रही होगी मेरे करीब आने के लिए, और ये मौका तो मैंने तुम्हें सामने से दे दिया, तो क्यों ज्यादा सती सावित्री बन रही हो? अनोखी ने हाथ जोड़ के रोते हुए कहा, मैं ऐसी नहीं हूँ। अनोखी बिलक बिलक कर रो रही थी, लेकिन ऋषभ के सर पे तो उसकी बर्बादी का जुनून था। ऋषभ ने झट से अनोखी का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोदी में उठा लिया। अनोखी चौंक गई और उसने थरथराते हुए होठ से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतारिए मुझे। ऋषभ ने अनोखी को कस के अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों के करीब जाकर सेडिक्टिव आवाज में कहा, सुहाग रात में पहले ही देरी हो चुकी है, अब और देरी नहीं करनी चाहिए। घबराहट के मारे अनोखी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और ऋषभ ने हैवानियत भरी हंसी से कहा, आज रात तुम्हारे बदन को सजाऊंगा और तुम्हें जन्नत और नरक का एक साथ एहसास कराऊंगा। ऋषभ अनोखी को गोदी उठाकर अपने साथ ले जाने लगा अपने कमरे की तरफ। अनोखी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना, आपके साथ मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। ऋषभ के कदम नहीं रुके और उसने अनोखी की कमर को और कस के पकड़ लिए और कहा, अब हाथ जोड़ो या पैर पकड़ो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने से कोई नहीं रोक सकता। ऋषभ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था हुए और वही अनोखी की सांसें भी तेज हो रही थी और दिल बहुत तेजी से धक धक कर रहा था। अनोखी ने रोते हुए कहा, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, बस एक कोने में पड़ी रहूंगी, कभी आपके सामने भी नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे जाने दीजिए। अनोखी बार बार ऋषभ से दया की भीख मांग रही थी और ऋषभ ने उससे इरिटेट होकर जोर से कहा, बस करो अपनी ये फालतू की बकवास, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें पैसों के सिवा और कुछ नहीं दिखते। मेरे बाप के साथ तुम बहुत बड़ी साजिश कर रही हो मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करने की, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे पहले तुम हम लोगों को बर्बाद करो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ऋषभ की आंखों में जुनून साफ दिखाई दे रहा था अनोखी की बर्बादी का। अनोखी समझ ही नहीं पा रही थी कि ऋषभ उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। अनोखी की आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हुए और जैसे ही ऋषभ सेकंड फ्लोर पे पहुंचा, अनोखी ने उसकी कॉलर पकड़ ली और बेबसी से कहने लगी, मैं तुम्हारे परिवार को और तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाने आई, यकीन मानो मेरा, मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ। अनोखी रो रो कर अपने दर्द का बखान कर रही थी, लेकिन ऋषभ को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई। उसने अनोखी का हाथ झटक दिया और गुस्से से उसकी आंखों में देखकर कहा, नुकसान तो तुम तब पहुंचाऊंगी न जब मैं तुम्हें पहुंचाने दूंगा।
तुम्हें इस तरीके से तबाह कर दूंगा कि न तो तुम जीने के काबिल रहोगी और न मरने की। मुझसे शादी करके मुझे तबाह करना चाहती थी न, अब देखना कि मैं रोज तुम्हें कैसे तबाह करता हूँ। ऋषभ के सर पर भूत सवार हो गया था। वो इस कदर हैवानियत पर उतर गया था कि न तो उसे अनोखी की अच्छाई दिख रही थी और न उसकी मासूमियत। अनोखी ने बिलख कर रोते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं बेकसूर हूँ। ऋषभ ने अनोखी को नजरअंदाज कर दिया और अपने कमरे का दरवाजे अपना पैर मार कर खोला और उसे ले जाने ही लगा कि पीछे से आवाज आई, भैया ये आप क्या कर रहे हैं। ऋषभ पीछे मुड़ा और सामने समीर खड़ा था और उसे हैरानी से देख रहा था। ऋषभ ने उसे गुस्से से देखकर कहा, चुपचाप अपने कमरे में जा और चादर ओढ़ कर सो जा। अनोखी ने ऋषभ की बाहों में झटपटाते हुए समीर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और कहा, प्लीज मुझे बचा लो। ऋषभ ने अनोखी की तरफ घूर के देखा और कहा, जितना बोलूंगी उतनी ही तुम्हें तकलीफ होगी, तो अपना मुंह बंद रखो। ऋषभ ने अनोखो को डांट दिया और वो सेहम कर रोते हुए सिसकारियां लेने लग गई। समीर ने परेशान होकर ऋषभ से कहा, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं भाई, अनोखी बेचारी की हालत तो देखो। ऋषभ ने चिल्ला कर कहा, तू अपने काम से काम रख, अपनी बीवी के साथ क्या करना है मुझे मत बता, और हाँ मुझे रोकने की कोशिश मत करियो, नहीं तो मैं तेरे साथ क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। ऋषभ की धमकी से समीर डर गया और वहां से चला गया। अनोखी की आखिरी उम्मीद भी चली गई और ऋषभ को देखकर वो रोते हुए कहने लगी, चाहे तो मुझे जान से मार दूं लेकिन मेरी इज्जत बख्श दो। एक बार फिर अनोखी की दर्द भरी आहों को ऋषभ ने अनसुना कर दिया और उसे कमरे के अंदर ले आया और पीछे लात मारकर धड़ाम से कमरा बंद कर दिया। अनोखी की सांसें थाम गई। वो ऋषभ के कमरे में अकेली थी जहां उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। ऋषभ ने अनोखी को बेड पर इतनी तेजी से गिरा कि अनोखी की तो सांसें ही अटक गई और कमर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। अनोखी का सारा ध्यान उसके दर्द पे था और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ऋषभ ने अपनी शर्ट उतार कर कमरे में फेंक दी। ऋषभ अनोखी के ऊपर बेड पर जैसे ही आया, अनोखी की सांसें थम गई और उसने घबराते कहा, दूर हो जाओ, मुझे करीब मत आना मेरे। अनोखी का चेहरा पसीने से भीग चुका था और दिल था कि बस कलेजा तक आ गया था। ऋषभ के मुंह पर डेविल वाली हंसी आ गई और उसने कहा, पहली बार देख रहा हूं कि एक पत्नी अपने पति को दूर होने के लिए कह रही है। ऋषभ अनोखी के डर के साथ खूब खेल रहा था और अनोखी इतना ज्यादा घबरा रही थी, इतना उसका दिमाग चलना बंद हो गया था कि अब वो क्या करे। ऋषभ अनोखी के होठों को देखे जा रहा था और उसने अनोखी के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, भले ही तुम्हारा दिल जितना भी काला हो और मेरे बाप के साथ मिलकर तुम मुझे बर्बाद करने की साजिश कर रही हो, लेकिन एक बात तो मुझे कहनी पड़ेगी कि तुम भला की खूबसूरत हो और इस खूबसूरती का लुत्फ उठाने से मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर ऋषभ अनोखी के ओर करीब आया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके होठों की तरफ अपने होठ बढ़ाने लगा। अनोखी झटपटाने लग गई और रोते हुए चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, मत आओ मेरे करीब। अनोखी बहुत बुरे तरीके से चिल्ला रही थी और ऋषभ उसकी आवाज़ों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़कर उसे झंझोर कर कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो इतना दर्द दूंगा कि बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊंगी। अनोखी सहम गई ये सुनकर और ऋषभ की खौफकर आंखों के अंदर देखने लग गई। ऋषभ की आंखें इतनी गहरी थी कि अनोखी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ऋषभ और अनोखी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे जब ऋषभ का दरवाजा पे जोर जोर से पार्वती मारने लग गई और उसने कहा, ऋषभ दरवाजा खोलो। पार्वती की आवाज सुनते ही अनोखी की जान में जान आई और उसने मौका मिलते ही ऋषभ को धक्का दे दिया और बेड से खड़े होकर चिल्लाने लगी, आंटी प्लीज मुझे बचाए, आप जो कहेगी मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे इस हैवान से बचा लीजिए। अनोखी रोते हुए दरवाजे की तरफ जा रही थी, लेकिन ऋषभ भी गुस्से से उसके पीछे आ रहा था और उसने अनोखी का हाथ पकड़कर उसे जमीन पे गिर दिया और उसने गुस्से से कहा, बहुत हिम्मत वाली हो तुम जो तुमने मुझे धक्का दिया, नहीं तो आज तक किसी की औकात भी नहीं हुई माफिया लॉर्ड को हाथ तक लगाने की। ऋषभ गुस्से में गहरी सांसें ले रहा था। अनोखी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने कहा, तुम माफिया हो। ऋषभ ने गुस्से में अनोखी के बाल पीछे से पके और उसे बेहरमी से खड़ा कर उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ मैं माफिया लाडलो, मेरे दिल में लोगों के लिए दया नहीं है। जिससे एक बार नफरत कर लेता हूँ उसे तबाह किए बिना मुझे चैन नहीं आता। ऋषभ ने इतनी जोर से अनोखी के बाल पकड़ रखे थे कि अनोखो ने दर्द में चिल्ला कर कहा, दर्द हो रहा है मुझे, छोड़िए प्लीज। ऋषभ को अनोखी का दर्द मजाक लग रहा था और उसने हंसते हुए कहा,
तुम जैसे लड़कियों को दर्द नहीं होता और अब ये नखरे करना बंद करो और मुझे मेरी सुहाग रात मनाने दो। अनोखी डरते हुए ना में सर हिलाने लग गई और ऋषभ ने उसके बाल और जोर से खींचे और कहा, मुझे ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना सुनते ही मुझे और भी गुस्सा आ जाता है। अनोखी ऋषभ के सामने हाथ जोड़ने लग गई, मुझे मार लो, पीट लो, लेकिन मेरी इज्जत को बख्श दो। ऋषभ को मजा आ रहा था अनोखी के चेहरे पर ये बेबसी देखकर और दरवाजे के बाहर खड़ी हुई पार्वती से और जोर से दरवाजा बजाते हुए कहा, ऋषभ अगर अनोखी को कुछ भी हो गया न माना तो मैं तुझसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लूंगी। गुस्से में कुछ हिस्सा मत करियो जो मैं अपनी परवरिश को गाली देने पर मजबूर हो जाऊं। ऋषभ इतने गुस्से में था कि पार्वती की बातों पर भी उसने ध्यान नहीं दिया। अनोखी के बाल खींचकर उसकी तकलीफों भरो आवाजों से अपने दिल को ठंडक पहुंचा रहा था। अनोखी की दर्द भरी चीखें थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऋषभ ने अनोखी को फिर से बैग पर धक्का देकर गिरा दिया और कहा, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, लेकिन तुम्हारी चीखें सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारी ये आवाज़ें बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ है और न ही इस पूरे घर में किसी में डैम है तुम्हें मुझसे बचाने का। ये कहकर ऋषभ ने अनोखी की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके कुर्ता फाड़ दिया। उस वक्त अनोखी की सांसें थम गई और उसे लगा कि पता नहीं उसके साथ ये क्या हो गया। अनगोरा बदन साफ दिख रहा था। ऋषभ ने अनोखी के जिस्म को देखते हुए कहा, इतने ड्रामे क्यों कर रही हो? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने कहीं बिस्तर गरम करे होंगे, तो फिर अपने ही पति का बिस्तर गरम करने में तुम्हें कैसे शर्म? ऋषभ अनोखी को बहुत ही गिरी हुई लड़की समझ रहा था और एक गलत फहमी के चलते उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार था। अनोखी ने जल्दी से साइड में से पिलो उठाया और अपने सीने पे रख के कहा, मेरे पास मत आओ, मैं अनछूही हूँ। मैं पवित्र हूँ, आज तक किसी मर्द ने मुझे ऐसे नहीं देखा और न ही छुआ है। ऋषभ ने कहा, अरे जाओ, तुम जैसे लड़कियों पर भरोसा करने लग गया तो हो गया काम। अनोखी की सांसें थम गई और आंसू आंखों में ही रह गए। ऋषभ ने आक्रोश में अनोखी को देखा और कहा, मुझसे शादी करने की आज तुम पहली कीमत चुकाएंगी। क्या ऋषभ अपने जुनून में अनोखी की जिंदगी तबाह कर देगा? क्या वो एक औरत की मर्यादा को भाग कर देगा? डॉट 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 बस अपनी मर्यादा पार करने ही वाला था कि जैसे तैसे अनोखी ने उसे धक्का दे दिया और भागकर पिलन के पीछे जाकर छुप गई और अपने सीने पर तकिया चिपकाकर रो रही थी। ऋषभ ने बेसब्री से कहा, खुद बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आया तो तुम्हारे लिए तकलीफ बहुत ही बढ़ जाएंगी। अनोखी ने पिलन के पीछे से रोते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, मेरी इज्जत को बख्श दीजिए। अनोखी बेहिसाब रो रही थी और ऋषभ धीरे कंधों से उसके पास चलता हुआ आया और अचानक से बैग के पीछे उसने आकर कहा, और अगर तुम्हारी इज्जत न बख्शो तो मैं। ऋषभ की आवाज़ सुनकर अनोखी बहुत ज्यादा डर गई और उसने ऋषभ के पैर पकड़ते हुए कहा, मैं पैर पकड़ती हूँ आपके, प्लीज मुझे जाने दी, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी, बस मेरी इज्जत बख्श दीजिए। अनोखी बार बार एक ही बात दोहरा रही थी और उसे इस हालत में देखकर एक पल के लिए ऋषभ को भी उस पर तरस आ गया। ऋषभ अनोखी की इज्जत को तार तार नहीं करना चाहता था, वो तो बस अनोखी के दिल में अपने लिए खौफ पैदा करना चाहता था और वो उसने आज रात कर दिया। अनोखी बिलक बिलक कर रो रही थी, उसकी नक से पानी बह रहा था और बाल बिखरे हुए थे और चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। ऋषभ ने अनोखी से भारी आवाज में कहा, मेरे पैरों पर अपनी नक रख दो और कहो कि आगे से मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। अनोखी ने रोते हुए ऋषभ के पैरों पर अपनी नक रगड़ ली और कहा, मैं आपको कभी नहीं शक्ल नहीं दिखाऊंगी, वादा करती हूँ मैं। अनोखी अभी भी ऋषभ के पैरों पर गिरकर रो रही थी। ऋषभ ने उसके बाल पकड़कर उसे खड़ा किया और अनोखी दर्द में चीख रही थी। ऋषभ ने अनोखी को अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर कहा, आज का दिन अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना, कभी भी अगर मेरे परिवार और मेरा बुरा करने के बारे में सोचा भी तो मुझे बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता। अनोखी बस दर्द में चिल्ला रही थी, लेकिन ऋषभ ने उसके बाल और तेज से पकड़ के कहा, आज तो सिर्फ मैंने ट्रेलर दिखाया है, लेकिन अगर कभी पूरी मूवी देखने का मन हो तो मेरे कमरे में चली आना। ऋषभ के चेहरे पे देवल वाली हंसी आ गई और अनोखी बस रोते हुए देख रही थी। ऋषभ ने अनोखी के बाल छोड़ दिया और वह नीचे गिर गई। अनोखी कोने में जाकर छुप गई और अपने सीने को ढकने के लिए अपने आप से तकिया चिपका लिया उसने। अनोखी की हालत इतनी खराब थी कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ऋषभ ने एक पल के लिए भी अनोखी को देखा तक नहीं और कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल गया।
जैसे ही ऋषभ कमरे से बाहर निकला पार्वती उसे गुस्से से देख रही थी और उसने कहा, तुझ शर्म आती है न नहीं। ऋषभ ने बड़े ही आराम से कहा, माँ, पहले भी आपको समझाया है और फिर समझा रहा हूँ कि पति पत्नी के मामले में नहीं बोलते। ये सुनकर पार्वती बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने ऋषभ को थप्पड़ मारते हुए कहा, आज पहली बार मुझे शर्म आ रही है कि तू मेरा बेटा। कितना जलील आदमी है तू जो अपनी ही बीवी के साथ तूने जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऋषभ ने गुस्से में दंत भींच के कहा, आज उस अनोखी की वजह से मेरी माँ ने मुझ पर हाथ उठाया है न, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। बदले की आग में ऋषभ इस तरीके से खो गया था कि उसे हर जगह बस अनोखी की गलतियां ही दिखाई दे रही थी। पार्वती ने अपना सर हिला के कहा, तू पागल हो गया है। पता नहीं बेचारी अनोखो कैसी होंगी। अनोखी की चिंता करते हुए पार्वती कमरे के अंदर चली गई और उसके पीछे पीछे कामिनी भी चली गई। समीर भी कमरे के अंदर जाने ही वाला था लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये औरतों का मामला है, उन्हें ही सुलझाने दे। ऋषभ को खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में था कि कोई भी मर्द अनोखी को फटे हुए कपड़ों में न देखे। समीर ऋषभ की धमकी सुनकर पीछे हो गया और ऋषभ घर से बाहर चला गया अपना गुस्सा शांत करने के लिए। पार्वती जैसे ही कमरे में आई वो हैरान हो गई कमरे की हालत देखकर। पूरा कमरा उथल पुथल पड़ा था जैसे यहाँ कोई भूकंप आया हो। पार्वती ने परेशान होकर पुकारा, अनोखी बेटा कहाँ है तू? अनोखी ने कोई आवाज नहीं दी, बस वो डरी हुई कोने में बैठी हुई थी और आंसू बहा रही थी लेकिन उसके रोने की सिसकारियां पार्वती के कानों तक पहुंच गई थी। पार्वती और कामिनी अनोखी की सिसकारियां सुनते हुए बैग के पीछे आए और अनोखी की हालत देखकर वो दंग रह गए। अनोखी का कुर्ता फटा हुआ था और उसका जिस्म साफ दिखाई दे रहा था और अनोखी की हालत इतनी बुरी थी कि वो नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। पार्वती को बहुत तरस आया और वो बस अनोखी की तरफ बढ़ी ही थी कि अनोखी ने उसे हाथ दिखा के कहा, मेरे पास मत आना, आप सब भी अपने बेटे की तरह हो, पता नहीं अब आप सब क्या बुरा करने वालों हो मेरे साथ। अनोखी का प्यार के ऊपर से भरोसा ही उठ चुका था। पार्वती ने अनोखी से प्यार से कहा, बेटा ऐसा क्यों कह रही है, मेरे पास आ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अनोखी ने रोते हुए कहा, आप सब झूठे हो और सब मुझे झूठे वादे करते हो। जब मेरे अपनों ने ही मुझे बेच दिया तो परियों से क्या उम्मीद करना। जब मेरे पति ने ही मेरी इज्जत पर वार किया तो अब भरोसे के लायक बचा ही कौन है। अनोखी की बातें सुनकर पार्वती और कामिनी दोनों ही बहुत इमोशनल हो गए थे। वैसे तो कामिनी अनोखी से नफरत करती थी लेकिन अनोखी को इस हालत में देखकर उसे भी अनोखी पर तरस आ गया था। भगवान ऐसा किसी भी लड़की के साथ न करे। अनोखी की इज्जत तो बच गई थी लेकिन जो घाव उसके दिल पे लगे थे वो कभी नहीं भरने वाले थे। पार्वती ने बैग के ऊपर से चादर हटाई और अनोखी के पास आने लगी। अनोखी इतना डर गई कि वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसने कहा, मेरे पास मत आना। आप सब गंदे हो, सब बस मेरा फायदा उठाना चाहते हो और कुछ नहीं, लेकिन इससे पहले आप लोग कुछ करो मैं खुद ही ये सारा मलाल खत्म कर देती हूँ। अनोखी अपने होश में नहीं थी। वो इतनी ज्यादा सदमे में आ गई थी कि उसे सब कुछ खत्म करना था। उसके सीने में जो दर्द था वो उसे खत्म करना था। अनोखी की हालत देखकर पार्वती की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने कहा, बेटा तू अभी होश में नहीं है, मेरे पास आ, मैं सब ठीक कर दूंगी। ऋषभ और तेरे बीच सब ठीक हो जाएगा। अनोखी ने दुखी होकर रोते हुए कहा, कभी कुछ नहीं ठीक हो पाएगा। जिस पति ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने से पहले एक बार न हो सोचा वो मुझे क्या अपनाएगा। ये कहकर अनोखी फुट फुट कर रोने लग गई। अनोखी इतने दर्द में थी कि वो बस अपनी भड़ास निकल रही थी। पार्वती ने बस अनुजही की तरफ एक कदम लिया ही था कि अनोखी ने अपने आंसू पूछे और कहा, ये अपनी मनहूसियत और दर्द भरी कहानी में आज खत्म करके ही रहोगी। अनोखी के सर पर जुनून सवार हो गया था। वो भागकर ऋषभ के कमरे से बाहर चली गई और सीढ़ियों से उतरकर अपने कमरे की तरफ भागी। सारे नौकर नौकरानी अनोखी का तमाशा देख रहे थे और कुछ नौकरों ने आपस में बात करते हुए कहा, कल ही तो इसकी शादी हुई थी और आज ये फटे हुए कपड़ों में भाग रही है। लगता है कुछ बहुत गलत हुआ है इसके साथ। दूसरी नौकरनी ने कहा, कहीं ऋषभ सर ने इसके साथ कुछ। वो नौकरानी कुछ बोल पाती इतने में पहली नौकरानी ने कहा, जब बिना मर्जी के शादी करवाएंगे तो यही होंगे ना। पता नहीं अब इस बेचारी अनोखी क्या क्या होगा। अनोखी ने अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उसने पीछे भागते हुए पार्वती और कामिनी आई और जोर से दरवाज़ा पीटने लग गई। पार्वती ने घबराते हुए कहा, अनोखी दरवाज़ा खोल बेटा,
कुछ गलत मत कर लियो अपने साथ। अनोखी प्लीज दरवाज़ा खोल। कहीं अनोखी अपने दर्द में कुछ गलत कदम न उठा ले। क्या कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है? क्या ऋषभ को अपनी गलती का एहसास होगा? तारांकन। ऋषभ शराब पीता हुआ गाड़ी चला रहा था और इतने बुरे तरीके से गाड़ी चला रहा था कि किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता था, लेकिन ऋषभ तो ऋषभ है। उसे इस दुनिया से डर नहीं लगता क्योंकि वो यहाँ राज करता है। ऋषभ शराब पी रहा था और उसकी आंखों के सामने अनोखी की वो दर्द भरी आंखें सामने आ रही थी और उसकी सिसकारियां उसके कानों में गूंज रही थी। ऋषभ ने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, नफरत करता हूँ मैं उस लड़की से, क्यों उसके बारे में ही सोच रहा हूँ मैं। ना चाहते हुए भी ऋषभ बार बार अनोखी के बारे में सोच रहा था जब उसका फोन बजा। ऋषभ ने बिना नाम देखे फोन उठा लिया और अपने कान पे उसने जैसे ही लगाया उससे रोने की आवाज़ें आने लगी। मैंने तुम्हें बेइंतहा प्यार किया लेकिन तुम तो किसी और के साथ रंग लिया मना रहे हो। ऋषभ ने एकदम से गाड़ी रोक दी और हैरानी से कहा, प्रिया। फोन के दूसरी तरफ एक मासूम लड़की ने कहा, मेरा नाम अपने होठों से मत लो, तुमने मेरी मोहब्बत का अपमान किया है। ऋषभ ने अपने बालों पे हाथ फेर के कहा, बेबी एक बार मेरी बात तो सुनो। प्रिया ने दूसरी तरफ रोते हुए कहा, अब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा प्यार ही मेरे नसीब में नहीं है तो इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी मैं। गुड बाय ऋषभ सिसोदिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मैरिज। ये कहकर प्रिया ने फोन काट दिया और ऋषभ की पूरी दुनिया घूम गई एक फोन कॉल से। कौन है प्रिया और उसका आखिर रिश्ता क्या है ऋषभ से? क्या प्रिया अनोखी और ऋषभ के उलझे हुए रिश्ते को और उलझा देगी? डॉट 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 ने अपने आप को कमरे में बंद करके रख रखा था और सब बाहर खड़े हुए दरवाज़ा पिट रहे थे। पार्वती ने इमोशनल होकर कहा, बेटा प्लीज दरवाज़ा खोल दे, कुछ गलत मत कर दियो जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। कामिनी भी दरवाज़ा पिट रही थी लेकिन अंदर से अनोखी की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अमन और समर भागते हुए आए और अमन से पार्वती से कहा, माँ ये रही कमरे की चाबी। पार्वती से जल्दी से चाबी अपने हाथ में ली और कमरे का दरवाज़ा उसने जैसे ही खोला वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। अनोखी बेड पर खड़ी हुई थी और पंखे पर चुन्नी डालने की कोशिश कर रही थी आत्महत्या करने के लिए। पार्वती भाग कर गई और अनोखी का हाथ पकड़कर उसे बेड से उसने नीचे खींचा और उसे कस के थप्पड़ लगा दिया। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, तुझे अंदाज़ा भी है कि तू क्या करने जा रही थी? अनोखी ने अपने गाल पर हाथ रख लिए और बिलक कर रोते हुए कहा, तो मैं क्या करो आंटी, आज सब कुछ खत्म हो गया। मैं सोचती थी कि जब मेरी शादी हो जाएंगी तो मुझे नरक से आज़ादी मिल जाएंगी, लेकिन मैं तो ही एक नरक से आकर दूसरे नरक में फंस गई। अनोखी पार्वती के गले लगकर खूब रोई और सब वहां खड़े हुए बस अनोखी पर तरस खा रहे थे। पार्वती ने अनोखी की कमर को मसलते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। अनोखी ने रोते हुए कहा, कुछ ठीक नहीं होगा, मैं बस एक मनहूस हूँ और ये मनहूसियत तब तक नहीं जाएंगी जब तक मैं जिंदा हूँ, इसलिए मुझे मरना ही पड़ेगा। अनोखी ने अपने आंसू पूछे और पर्वतों को धक्का देकर खिड़की से कूदने जा रही थी और सब अनोखी का नाम पुकार रहे थे, लेकिन इससे पहले अनोखी कूद पाती पार्वती ने उसका फिर से हाथ पकड़ किया और चिल्लाकर कहा, बंद कर ये पागलपन, अकेली नहीं है तू। अनोखी ने आंसू बहाते हुए कहा, अकेली ही तो हूँ मैं, आप ही बताओ कौन है मेरे साथ? मैं बस एक पनौती हूँ जिसे हर कोई अपने सर से टालना चाहता है। अनोखी मुंह नीचे करके रो रही थी। उसके दिल में खालीपन था जिसे जैसे भी करके वो अपने दिल से मिटाना चाहती थी। पार्वती ने अनोखी के सर पे हाथ रखा और उसने आंसू पूछ के कहा, मैं हूँ तेरे साथ और आगे से कभी मत कहियो कि तेरे साथ कोई नहीं है। आज से और अभी से मैं तेरी माँ हूँ और हमेशा तेरा साथ दूंगी मैं, चाहे मुझे इसके लिए अपने बेटे ऋषभ से ही क्यों न बगावत करनी पड़ जाए। ये सुनकर कामिनी, अमन और समीर सब हैरान थे क्योंकि पार्वती ऋषभ से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती और आज वो ऋषभ की जगह अनोखी को देने जा रही थी। पार्वती की बात सुनकर अनोखी इमोशनल हो गई और उसने पर्वतों को गले लगाकर कहा, कहीं आप भी मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है ना? पार्वती ने अनोखी के बाल सहलाते हुए कहा, मैं पार्वती सिसोदिया हूँ, मर जाऊंगी लेकिन कभी झूठ नहीं बोलूंगी। पार्वती ने खुली बाहों से अनोखी को अपना लिया और एक बेटी की तरफ उसे दिलासा देने लगी। अनोखी सुबक सुबक कर पार्वती की बाहों में रो रही थी जब अमन के पास एक मैसेज आया। अमन ने अपना फोन खोला और मैसेज पढ़कर पार्वती को कहा, माँ ऋषभ का मैसेज आया है, वो 1 महीने के लिए इटली जा रहा है। ऋषभ का नाम सुनते ही अनोखी के बदन में कपकपी आ जाती है। पार्वती ने अमन को देखकर हाँ में सर हिलाया और पार्वती के दोनों गालों पर हाथ रख के कहा,
अब से तेरी जिंदगी संवारने की जिम्मेदारी मेरी है और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन तुझे एक बीवी होने का हक तो मैं दिलवा के ही रहूंगी। क्या करने वाली है अब पार्वती? क्या वो ऋषभ और अनोखी के उलझे हुए रिश्ते को संवार पाएंगी? अगले दिन इटली। ऋषभ सुबह सुबह ही इटली पहुंचा था और सीधा मोंटी विला में चला गया। मोंटी विला इटली का सबसे बड़ा विला था और वहां का सबसे रईस आदमी था महेश महाजन। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी ऋषभ मेंशन में घुस गया क्योंकि सब जानते थे कि वो कौन है। मेंशन बहुत ही बड़ा और आलीशान है, उसके हर एक कोने से रईसियत चमक रही थी। ऋषभ प्रिया से मिलने सीढ़ियों से ऊपर जाने ही वाला था कि महेश उसके सामने आ गया। महेश एक मोटा सा आदमी था और ऋषभ से सख्त नफरत करता था क्योंकि वो जानता था कि ऋषभ कितना बड़ा हैवान है। ऋषभ ने इरिटेट होकर कहा, अंकल मेरे सामने से हट जाइए, मुझे प्रिया से मिलना है। महेश ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मेरी बेटी का नाम भी अपने होठों पे मत ला, आज तेरी वजह से वो बेचारी कमरे में बेजान पड़ी हुई है। ये सुनकर ऋषभ और घबरा गया और उसने गुस्से में महेश से कहा, मेरे सामने से हट जाइए नहीं तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। ऋषभ गुस्से से महेश को देख रहा था और महेश ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, होगा तू बहुत बड़ा माफिया लेकिन एक बात याद रख कि अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। महेश और ऋषभ गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे और इतने में ही विराज के चिल्लाने की आवाज आई, प्रिया। विराज की परेशानी भरी आवाज सुनते ही महेश और ऋषभ कमरे की तरफ भागे। ऋषभ जैसे ही कमरे के अंदर घुसा उसने देखा कि प्रिया को सारी नर्सेज ने पकड़ रखा है और प्रिया जोर से चिल्ला रही है, मरना है मुझे, नहीं जीना मुझे। ऋषभ के बिना नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी। प्रिया ने रो रो कर अपना हाल बेहाल कर लिया था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए थे और हाथों में ईव की ट्यूब लगी हुई थी। प्रिया ने रोते हुए कहा, छोड़ो मुझे, नहीं जीना मुझे। प्रिया आपे से बाहर हो रही थी और गिरने ही वाली थी कि ऋषभ भागकर उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में भर लिए इससे पहले वो गिर पाती। ऋषभ को अपनी आंखों के सामने देखकर प्रिया की तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई हो। प्रिया दुख भरी नजरों से ऋषभ की आंखों में देखे जा रही थी। प्रिया बेहद खूबसूरत लड़की थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा एकदम बेदान था। ऋषभ ने प्रिया को संभल कर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम ये क्या करने जा रही थी? कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? ऋषभ के चेहरे पे चिंता साफ दिखाई दे रही थी और उसने प्रिया को ऐसे पकड़ रखा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसी पर ही अटकी हुई है। प्रिया ने ऋषभ को धक्का दे दिया और इमोशनल होकर कहा, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुमने प्यार के वादे मुझसे किए और शादी किसी से कर ली। महेश ने पीछे से परेशान होकर कहा, अपने आप को संभल बेटी। प्रिया ने रोते हुए कहा, कैसे संभालो पापा, मेरे तो सब कुछ लूट गया। बचपन से लेकर बस एक ही सपना था मेरा ऋषभ से शादी करने का, लेकिन अब तो वो भी मुझसे दूर हो गया है तो जीने का क्या फायदा। प्रिया अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी। ऋषभ ने प्रिया को अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, संभालो अपने आप को। वो शादी बस एक मजबूरी थी, मेरे बाप की एक साजिश थी। प्रिया ने ऋषभ की बाहों में झटपटाते हुए कहा, लेकिन शादी तो हो गई ना, आज नहीं तो कल तुम उस लड़की को अपना ही लोगे और ये मैं होने नहीं दूंगी। प्रिया इतनी जोर से ऋषभ को धक्का दे रही थी कि उसके हाथों से ईव ट्यूब निकल गई और उसके हाथों से खून बहना शुरू हो गया। प्रिया अपने कदम पीछे लेने लगी और उसने रोते हुए कहा, तुमसे इतना प्यार करके भी मैं तुम्हें पा नहीं पाए और मेरे में दम नहीं है तुम्हें किसी और के साथ देखने का। सब लोग प्रिया की हालत देखकर डर रहे थे। महेश ने परेशान होकर कहा, बेटी तेरे पापा और भाई बहुत प्यार करते हैं तुझसे, क्यों इस बेवफा लड़के के लिए हमें भी तकलीफ दे रही है। विराज ने भी अपनी बहन के लिए आंसू बहा के कहा, प्रिया बहुत खून निकल रहा है तेरे हाथ में से, प्लीज रुक जा। बार बार बोलने पर भी प्रिया नहीं रुकी और अपने जज्बातों में बहकर उसने टेबल पे रखा चाकू अपने हाथ में ले लिया और ऋषभ से रोते हुए कहा, मैं इस जन्म में तुम्हारी नहीं हो सकी तो क्या हुआ, लेकिन अब से हर एक जन्म में तुम सिर्फ मेरे हो। प्रिया अपने पेट तक चाकू लेकर गई और अपने आप को नुकसान पहुंचाने ही वाली थी कि ऋषभ ने चिल्लाकर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। ये सुनकर प्रिया रुक गई और उसने सुबक कर कहा, लेकिन तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। उस वक्त प्रिया अपनी भानवाइयों में चूर थी और ऋषभ धीरे धीरे उसके पास बढ़ता गया और उसने कहा, शादी टूट भी तो जा सकती है, वैसे भी मेरे पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी कराई है और तुम देखना मैं उस लड़की को डाइवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा।
ये सुनकर प्रिया के होठों पे मुस्कान आ गई और उसने अपने आंसू पोंछ के कहा, तुम सच कह रहे हो ना। प्रिया उम्मीद से ऋषभ को देख रही थी और ऋषभ ने पास जाकर उसके हाथ से चाकू छीनकर फेंक दिया और उससे कहा, मैं सच कह रहा हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज से ठीक 6 महीने बाद मैं तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा और डोली में बिठाकर तुम्हें ले जाऊंगा। प्रिया बहुत खुश हो गई और उसने ऋषभ से गले लगकर कहा, तुम्हारी दुल्हन बनने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं, और मेरी दिल से बद्दुआ है कि तुम्हारी वो जबरदस्ती की बीवी बहुत दुखी रहेगी, उसे कभी सुख नहीं मिलेगा क्योंकि उसने जाने अनजाने मेरे प्यार को मुझसे छीनने की कोशिश की है। प्रिया बड़ी ही बेहरमी से अनोखी को कोसे जा रही थी और उसने हाथ से खून बहे जा रहा था। खून की कमी की वजह से प्रिया ऋषभ की बाहों में ही बेहोश हो गई। ऋषभ ने प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर लिटाकर नर्सेस को गुस्से से कहा, अब क्या मेरी शक्ल ही देखते रहोगे या फिर इसको ठीक भी करेगा। सारी नर्सेस प्रिया के आसपास आ गई और उसके हाथों पर पट्टी बांधने लग गई। ऋषभ अपने आप को कोस रहा था कि उसकी वजह से प्रिया की ऐसी हालत है। प्रिया और ऋषभ बचपन के दोस्त हैं, वो इतने गहरे दोस्त हैं कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऋषभ को प्रिया बहुत ही अजीज है और उसे इस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू झलक आए। ऋषभ बेहोश प्रिया को देखे जा रहा था जब महेश ने उस पर गुस्सा होकर कहा, जब तुम मेरी बेटी से प्यार ही नहीं करते तो फिर क्यों उसे झूठा दिलासा दे रहे हो। आखिर क्या कहानी है ऋषभ और प्रिया की। जब ऋषभ को प्रिया से प्यार ही नहीं है तो वो इतनी दूर क्यों आया उसके लिए। क्या राज छुपा हुआ है ऋषभ के दिल में, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तारांकन, दिल्ली में 1 हफ्ते बाद। रात का वक्त था और ऋषभ की गाड़ी सिसोदिया मेंशन में घुसी। ऋषभ पूरे टैशन में अपना काला कोट पहने गाड़ी से नीचे उतरा और मेंशन की तरफ घुस ही रहा था कि उसने गार्डन में अनोखी को बैठे देखा। अनोखी अपने सफ़ेद सूट में बेहद सुंदर लग रही थी। हल्की हल्की हवा में उसके बाल लहरा रहे थे और चांद की तरफ देखती हुई बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये पहली बार था जो ऋषभ अनोखी को इतने गौर से देख रहा है। अनोखी पहले की तरह डरी हुई नहीं लग रही थी बल्कि उसके होठों पे एक मुस्कान थी। ऋषभ की नज़र तो अनोखी से हटी नहीं रही थी। ऋषभ अनोखी का दीदार करे जा रहा था जब अनोखी के पीछे से समीर आया, हाथों में गुलाब का फूल लिए और उसने अनोखी के कंधे पे हाथ रखा। अनोखी के चेहरे पे डर आ गया लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा उसका सुकून मिला। समीर ने बड़े प्यार से अनोखी को गुलाब के फूल दिए और अनोखी ने शर्माते हुए फूल ले लिए। ये सब देखकर ऋषभ का खून खोल गया और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करके कहा, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, मैं नहीं मिला तो मेरे भाई को फंसाने चली है, बेशरम लड़की। ऋषभ गुस्से से तेज कदमों में अंदर चला गया और सीधा अपने कमरे में गया फ्रेश होने। 9 बजे ऋषभ रात के कपड़े पहन कर सबके साथ डिनर करने के लिए आया और सब वहां पहले से ही बैठे हुए थे। पार्वती, अशोक, कामिनी, अमन सबके सब ऋषभ को देखकर खुश हो गए और पार्वती ने नाराज होते हुए कहा, तू तो 3 दिन पहले आने वाला था, फिर 1 हफ्ता कैसे हो गया। ऋषभ चेयर पे बैठा और उसने कहा, माँ, काम बहुत ज़रूरी था। खैर ये सब बातें छोड़ो और मुझे अपने हाथ का खाना खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। पार्वती ने सर हिलाया और ऋषभ के सामने खाना परोस दिया। ऋषभ चुपचाप खाना खा रहा था जब अनोखी और समीर अंदर आए। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे और उन दोनों को ऐसे देखकर ऋषभ को फिर से अजीब का महसूस होने लगा। पार्वती ने अनोखी को रोकते हुए कहा, बेटा आजा खाना खा ले। अनोखी कुछ कह पाती इससे पहल समीर ने कहा, माँ, अनोखी को मैं बाहर लेकर जा रहा हूँ डिनर के लिए। ये सुनकर ऋषभ से गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्लेट फेंकते हुए कहा, खाने में नमक क्यों इतना ज़्यादा है, पता है न कि मुझे कम नमक का खाना पसंद है। अनोखी ऋषभ को देखकर थोड़ी सी परेशान हो गई और उसे डर भी लग रहा था कि अब कौन सा तूफान उसकी जिंदगी में आने वाला है। सब ऋषभ का ये रूप देखकर चौंक गए। ऋषभ ने अनोखी की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मेरे भाई के साथ गुलछर्रे उड़ाना बंद करो और मेरे कमरे में आओ आओ मेरे लिए खाना लेकर। ये कहकर ऋषभ कमरे के अंदर चला गया। सब लोग ऋषभ का बदला हुआ अंदाज देखते हुए रह गए। कामिनी से रहा नहीं गया और उसने कहा, लगता है हवा का रुख बदल रहा है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी बदल जाएगा। अशोक के होठों पे मुस्कान आ गई लेकिन अनोखी वहां खड़ी हुई नर्वस होंगे अपने हाथ मसल रही थी। अनोखी ऋषभ से मिलना भी नहीं चाहती थी लेकिन ऋषभ ने तो सीधा उसे अपने कमरे में ही बुला लिया। पार्वती से अनोखी से कहा, जा बेटा, ऋषभ बुला रहा है तुझे, चाहे जैसा भी हो पति है वो तेरा।
अनोखी ने हाँ में सर हिलाया और किचन की तरफ जाने लगी ही थी कि समीर ने उसका हाथ पकड़ के कहा, माँ, अनोखी के साथ ऋषभ भाई ने इतना बुरा किया लेकिन फिर भी आप उसको ऋषभ के पास भेज रहे हो। पार्वती ने नाराज होकर समीर से कहा, समीर, अनोखी का हाथ छोड़ और अपने भैया और भाभी की जिंदगी में इतनी दखल देना कोई सही बात नहीं है। समीर मुंह बनाकर वहां से चला गया और पार्वती ने अनोखी से कहा, जा, तेरा पति तेरा कमरे में इंतजार कर रहा है। अनोखी की सांसें तेज हो गई और दिल जोरों से धड़कने लग गया। क्या होगा जब अनोखी और ऋषभ एक बार फिर करीब आएंगे? क्यों ऋषभ को जेलसी हो रही? ... डरते हुए किचन में गई और ऋषभ के लिए उसने फिर से खाना डाला डरते डरते। अनोखी का दिल बहुत ही बेचैन हो रहा था। आज पूरे 1 हफ्ते बाद वो और ऋषभ एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अनोखी डरती हुई किचन से बाहर आई और सीढ़ियों से ऋषभ के कमरे में जाने लग गई। थोड़ी देर बाद अनोखी ऋषभ के कमरे के बाहर पहुंची और दरवाजे पे खटखटे वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। कैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अनोखी ने दरवाजे पर खटखटा ही दिया लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। अनोखी ने पहले तो बहुत सोचा और फिर खुद ही कमरे के अंदर घुस गई। कमरे में पूरे तरीके से अंधेरा था और अनोखी को एक अजीब सी ही घबराहट हो रही थी। अनोखी धीरे धीरे कदमों से चल रही थी जब अचानक से उसका हाथ किसी ने पकड़ा और उसे दीवार पे धक्का दे दिया। अनोखी के हाथ से खाने की प्लेट गिर गई और उसकी सांसें थम गई। सामने ऋषभ खड़ा हुआ था और उसने दीवार पर हाथ रखकर अनोखी को अपने और दीवार के बीच कैद कर लिया था। ऋषभ की आंखें एकदम लाल थी और वो अनोखी को ऐसे घूर रहा था जैसे उसको खा ही जाएगा। अनोखी भी पसीना पसीना हो गई और घबराहट के मारे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। ऋषभ बार बार अनोखी के होठों की तरफ देख रहा था और उस वक्त पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने अपना सर नीचे किया और वो अनोखी के होठों को चूमने ही वाला था कि अनोखी ने उसके सीने पे हाथ रखकर उसे रोका और कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? अनोखी का इनकार सुनकर ऋषभ को और भी गुस्सा आ गया। माहौल बहुत ही गर्म हो चुका था। अनोखी ने अपने मुंह फेर लिया और ऋषभ ने हंसते हुए उसकी ठोड़ी को अपनी तरफ किया और कहा, क्या हुआ, मुझसे तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? मेरे भाई से तो बड़ी खिलखिलाकर बात कर रही थी और उसका हाथ पकड़कर घूम रही थी। अनोखी हैरानी से ऋषभ को देखने लग गई और उसने हिम्मत जुटाते हुए हकलाते हुए कहा, आप तो मुझसे नफरत करते हैं, फिर आपको क्या फर्क पता है कि मैं किसके साथ कुछ भी करूं? अनोखी की बात सुनकर ऋषभ को गुस्सा आ गया और उसने दीवार पर जोर से घुसा मार दिया और कहा, फर्क पता है, मुझे बहुत फर्क पता है। ऋषभ की तेज आवाज से अनोखी बहुत ज्यादा डर गई और कांपने लगी। अनोखी के होठ तो बंद थे लेकिन उसकी आंखें बहुत सारे सवाल कर रही थी। ऋषभ ने गुस्से से अनोखी का मुंह जोर से पकड़ लिया और कहा, फर्क पता है मुझे, क्योंकि तुम एक घटिया औरत हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे भाई के पास आओ। अनोखी ने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। कारण ने अनोखी के करीब आकर दंत भींचते हुए कहा, अच्छा है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम दर्द सहने के लिए ही इस दुनिया में आई हो। अनोखी की आंखों में आंसू भर गए और उससे रहा नहीं गया और उसने कहा, सही कह रहे हैं आप, मैं सिर्फ दर्द सहने के लिए ही बनी हूँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि समीर मेरा दोस्त है और मेरे इरादे गलत नहीं है। ये सुनकर ऋषभ ने अनोखी से एक कदम दूर ले लिया और जोर जोर से हंसने लग गया और फिर वो अनोखी के होठों के और भी करीब आ गया और उसने कहा, तुम जैसे लड़कियों के दोस्त नहीं होते और तुम्हारे इरादे मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम बस आदमियों पर डोरे डालना जानती हो और उनके पैसों पर ऐश करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अनोखी को बहुत दुख हुआ ऋषभ की बात सुनकर और उसने इमोशनल होकर कहा, इतनी नफरत मत करिए मुझसे, नहीं हूं मैं इतनी गंदी। अनोखी की आंखों में आंसू देखकर ऋषभ के सीने में हल्का सा दर्द हुआ जी उसने कभी महसूस नहीं किया था। ऋषभ अनोखी से दूर हो गया और पता नहीं क्यों अनोखी की आंखों में उससे आंसू नहीं देखे जा रहे थे। ऋषभ ने नजरें फेर के कहा, ये रोने धोने का ड्रामा बाद में करना, बस एक बात याद रखो कि मेरे भाई से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि अपने आप को भी पहचान नहीं पाऊंगी। ऋषभ ने गुस्से में अनोखी को धक्का दे दिया और कहा, जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल देखकर ही मेरा बीपी बढ़ जाता है। ऋषभ गुस्से से अनोखी को देख रहा था और अनोखी रोते हुए कमरे से जाने लग गई और वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि ऋषभ से उसने पीछे मोड़ के कहा, कर लीजिए मुझसे जितनी नफरत करनी है, लेकिन एक दिन आपको एहसास जरूर होगा कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितनी आप मुझे समझते हैं। ये कहकर अनोखी चली गई और उसके जाते ही ऋषभ ने टेबल पर रखा लैंप गिरा दिया और कहा, क्या हो रहा है मुझे? 1 हफ्ते पहले इस लड़की से मैं नफरत करता था और आज इसको किसी और के साथ देखकर क्यों मुझे फर्क पड़ रहा है?
क्या हो गया है ऋषभ को? क्या कारण है उसकी इस बेचैनी का और बदलाव? तारांकन। अगले दिन सब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे सिवाय अनोखी और अशोक के। सब अपना ब्रेकफास्ट चुपचाप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अशोक भी ब्रेकफास्ट टेबल पर आया और उसने अनोखी को ना देखकर कहा, समीर से कहा, जाओ अनोखी को बुला के लाओ ब्रेकफास्ट के लिए। ये सुनते ही ऋषभ ने तिरछी नज़र से अशोक को देखा और कहा, मुझे नहीं पता था कि आपके लिए आपके परिवार से ज़्यादा अनोखी ज़रूरी हो गई है। अशोक ने भी रूड होकर कहा, पता तो तुझे बहुत कुछ नहीं है, खैर जब अपने ही पराये हो जाए तो पराये ही अपने लगने लगते हैं। ऋषभ ने गुस्से से हंस के कहा, आपको तो शुरू से ही पराये लोग अच्छे लगते हैं, तभी तो मेरी माँ की जगह आप किसी और को देना चाहते थे। ये सुनकर खामोशी छा गई। जो बात इस घर में सालों से नहीं कही गई वो ऋषभ ने गुस्से की आग में कह दी। पार्वती ने चिल्लाकर कहा, ऋषभ मेरे पति से इस तरीके से बात करने का तुझे कोई हक नहीं है। ऋषभ ने गुस्से में कहा, इतनी भी अंधी मत बनो माँ इस आदमी के प्यार में कि ये आपकी पीठ पे ही खंजर घोंप दे। अशोक खून का घुट पी कर रह गया और आखिर वो बोलता भी कैसे, क्योंकि सालों पहले उसने सबको बहुत बड़ा धोखा जो दिया है। पार्वती ने गुस्से में ऋषभ से कहा, तुझे मेरी कसम है अगर तूने अब एक और शब्द अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋषभ अपनी मां के खातिर चुप हो गया और फिर से सारी जगह खामोशी छा गई। अशोक ने अपनी चेयर पे बैठकर कहा, समीर तूने सुना नहीं क्या कि मैंने क्या कहा? समीर ने कहा, पापा अनोखी की तबीयत थोड़ी खराब है तो वो आराम कर रही है। ऋषभ ने चीर के कहा, तुझे मेरी बीवी के बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं पता। समीर ने भी टैडी हंसी से कहा, पता तो होगा ही न, जब आप अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दोगे तो किसी को तो देना पड़ेगा ही न। ये पहली बार था जो समीर ऋषभ के सामने इतना बोल रहा था। ऋषभ ने गुस्से में हाथ भींच के कहा, तेरी नई दोस्त का खुमार लगता है तेरे सर चढ़कर बोल रहा है। सब लोग ऋषभ का ये नया अवतार देखकर दंग रह गए, लेकिन किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अशोक ने टेबल पर हाथ मार के कहा, आज मेरे खास दोस्त वर्मा का बर्थडे है और उसने अपने घर बहुत बड़ी पार्टी रखी है और हमारे पूरे घर को बुलाया है। ऋषभ गुस्से से चेयर से उठा और कहा, जिसको बच्चों की तरफ बर्थडे पार्टी में जाना है वो जाए, लेकिन मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद न रखे। ये कहकर ऋषभ तिलमिलाता हुआ ऑफिस में चला गया, लेकिन अशोक के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो समझ गया था कि हवा ने अपना रुख बदल लिया है और जो कहानी नफरत से शुरू हुई थी उसमें बदलाव आना शुरू हो गया है। लेकिन क्या अनोखी इस बदले हुए ऋषभ का गुस्सा सहन कर पाएंगी? तारांकन। रात 8 बजे सब पार्टी में जाने के लिए तैयार थे। सबने डिजाइनर कपड़े पहन रखे थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। कामिनी ने अपनी साड़ी को निहारते हुए कहा, हीरे की कसम, इस साड़ी में तो बहुत ही गजब लग रही हूं मैं, आज देखना सब लोग मुझे देखते ही रह जाएंगे। अमन ने अपना सर हिलाया और कामिनी की बातों को सबने इग्नोर कर दिया। अशोक ने घड़ी देखते हुए कहा, ये अनोखी कहाँ रह गई? सब तैयार थे, बस अनोखी का ही इंतजार कर रहे थे। अनोखी के आने से पहले मेंशन में ऋषभ आया था कर ऑफिस से। ऋषभ चुपचाप अपने कमरे में जा रहा था जब पार्वती ने कहा, वर्मा साहब तुझे बहुत याद करते हैं, अगर तू आज चलेगा तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। ऋषभ ने मुंह बना के कहा, माँ प्लीज मुझे इन सब फालतू के झमेले में मत फंसाओ। ये कहकर ऋषभ बस मुड़ा ही था कि एकदम से कामिनी ने कहा, ये लो आखिर आ ही गई महारानी अनोखी। कामिनी के दिल में चिदम के भाव थे, क्योंकि आंखों की खूबसूरती के आगे वो कुछ नहीं थी। ये सुनकर ऋषभ पीछे मुड़ा और जैसे ही उसने अनोखी को देखा उसकी आंखें खुली ही खुली रह गई। अनोखी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी अपनी काली ट्रांसपेरेंट साड़ी में। उसके बाल हल्के से कर्ल थे और चेहरे पे हल्का मेकअप था जो उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहा था। ये पहली बार था कि अनोखी मासूम की जगह बहुत ही हॉट और सेक्सी लग रही थी। ऋषभ की नज़रें तो जैसे अनोखी से हट ही नहीं रही थी। वो बिना पलके झपकाए अनोखी को एक सांस देखे जा रहा था। अनोखी पलके नीचे करके आगे बढ़ रही थी और एकदम से उसका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि समीर ने भागकर उसे अपनी बाहों में भर लिए। समीर और अनोखी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ऋषभ ने भी अनोखी की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे, लेकिन समीर और अनोखी को इतने करीब देखकर वो रुक गया और फिर से गुस्से में आग बबूला हो गया। समीर ने अनोखी से प्यार से पूछा, तुम ठीक तो हो? अनोखी इससे पहले कुछ कह पाती कामिनी ने कहा, हीरे की कसम, समीर और अनोखी साथ में कितने अच्छे लगते हैं। ये सुनकर किसी ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन ऋषभ का तो जैसे पारा ही हाई हो गया था ये सुनकर।
अनोखी ने हल्की सी नजरें ऊपर करके ऋषभ को देखा और उसका गुस्सा देखकर उसने झट से समीर का हाथ अपनी कमर से हटा दिया और पार्वती के साथ जाकर खड़ी हो गई। ऋषभ अभी भी अनोखी को गुस्से से देखे जा रहा था, लेकिन अनोखी की हिम्मत ही नहीं हुई उसे नजरें उठाकर देखने की। वो नर्वस होकर अपने हाथ मसलने लग गई। अशोक ने सबको कहा, टाइम बहुत हो गया है, हमें चलना चाहिए। धीरे धीरे करके सब मेंशन से चले गए पार्टी के लिए और ऋषभ वही खड़ा रह गया और गुस्से में कभी अपने हाथ खोलता तो कभी बंद करता। ऋषभ ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, अनोखी कोई नहीं है मेरी जिंदगी में, वो भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पता। ऋषभ अपने आप को दिलासा दे रहा था। ऋषभ गुस्से में तिलमिलाता हुआ अपने कमरे में चला गया और पहले उसने अपना कोट उतारा और फिर टाई। ऋषभ गुस्से से अपने शर्ट के बटन खोल रहा था, लेकिन उसके सामने अनोखी और समीर की नजदीकियां घूमने लग गई। ऋषभ ने गुस्से से अपने बालों पे हाथ फेरा और चिल्लाकर एक नौकरानी को बुलाया। नौकरानी भागती हुई ऋषभ के कमरे में आई और उसने सर झुका के कहा, छोटे मालिक आपने बुलाया। ऋषभ ने इरिटेट होकर कहा, पार्टी में जाने के लिए मेरे कपड़े निकालो। क्या धमाका होने वाला है पार्टी में? अब और कौन सा ऋषभ का पजेसिव वाला रूप देखने को मिलेगा? ...